बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों। तो चलिए शुरू करते हैं सेशन को और बिल्कुल मजेदार तरीके से पढ़ेंगे। साथियों, आज का जो आपका टॉपिक है, आपने जैसा कि अपनी स्क्रीन पर भी देखा होगा, आज का आपका टॉपिक है इंडियन नेशनल प्रेस। क्या टॉपिक है भैया? आज का जो आपका टॉपिक है साथियों, वो है इंडियन नेशनल प्रेस। तो भैया बड़ा प्यारा सा शानदार सा टॉपिक है और बिल्कुल मजा आ जाएगा चीजों को पढ़कर, ठीक है। और ये टॉपिक बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। कई मायनों में आप देखेंगे तो ये टॉपिक आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है। एक बार फिर से टॉपिक का नाम देख लीजिए, क्या है भैया? द हिस्ट्री ऑफ इंडियन प्रेस। मतलब भारत में जो प्रेस है, मीडिया है, समाचार पत्र है, पत्रिकाएं हैं, इनसे संबंधित जो भी फैक्ट्स एंड फिगर्स है, वो सारी चीजें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं, ठीक है। वो सारी चीजें हम इस सेशन में कवर करने वाले हैं। और इसमें एक चीज का यह भी ध्यान दीजिएगा कि हम न केवल ये देखेंगे कि भारत में प्रेस या मीडिया की शुरुआत कहां से हुई, बल्कि हम ये भी देखेंगे कि समय समय पर ब्रिटिश भारत में अंग्रेजों के द्वारा कौन कौन सी पाबंदियां लगाई गई, कौन कौन से कानून बनाए गए, है ना, भारतीय मीडिया को, भारतीय प्रेस को रोकने के लिए या भारतीय प्रेस को विकसित होने से रोकने के लिए अंग्रेजों की तरफ से क्या कुछ प्रयास किए गए, कैसे उनकी आवाजों को कुचला गया। इन सारी चीजों का भी डिस्कशन हम इस सेशन में करने वाले हैं, बिल्कुल विस्तार पूर्वक एक एक करके, ठीक है भैया। चलिए बिल्कुल, अच्छा, बहुत बढ़िया। सबके अपने अपने विचार है, सबकी अपनी अपनी राय है भैया, ठीक है। देखिए, तो एक एक करके चीजों को पढ़ना शुरू किया, ठीक है। तो हम बात किसकी करने जा रहे हैं? हम बात करने जा रहे हैं इंडियन नेशनल प्रेस की। किसकी भैया? हाँ, इंडियन नेशनल प्रेस की बात करने जा रहे हैं और एक एक करके चीजों को समझते हुए आगे बढ़ेंगे। इंडियन नेशनल प्रेस, ठीक है। क्या भैया? इंडियन नेशनल प्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल प्रेस, इंडियन नेशनल प्रेस, ठीक है। इंडियन नेशनल प्रेस भाई साहब। अब इंडियन नेशनल प्रेस में सबसे पहली और जरूरी बात जो आपको ध्यान देनी है वो ये कि भाई प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, पहली प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना कहाँ हुई थी, ठीक है ना? हाँ, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना, भारत में जो पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ, ये कहाँ स्थापित हुआ, ठीक है ना? तो पहला प्रिंटिंग प्रेस, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ और कब स्थापित हुआ, ठीक है। ये पहली बात है कि भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस कहाँ और कब स्थापित हुआ। दूसरी बात क्या कि पहली बुक, है ना, फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन, फर्स्ट बुक प्रिंटेड इन, ठीक है। मतलब भारत में पहली किताब छपी, कब छपी और कहाँ छपी, पहली किताब जो छपी, ठीक है, वो कहाँ छपी, कब छपी और कहाँ छपी, पहली किताब की अगर बात करते हैं, ठीक है। पहली किताब कब और कहाँ छपी, ये भी देखने वाली बात है, ठीक है ना? हाँ जी भैया। और फिर इसी तरीके से भाई यह भी देखना जरूरी है कि ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रेस, पहला प्रिंटिंग प्रेस, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है ना? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस है वो कहां स्थापित हुआ। फिर हम ये देखेंगे कि भारत में जो पहला अखबार, ठीक है, पहला अखबार किसका था, ठीक है, मतलब पहला न्यूज़पेपर, फर्स्ट न्यूज़पेपर ऑफ इंडिया, ठीक है। भारत का पहला जो न्यूज़पेपर था वो किसका था, ठीक है। और इसी प्रकार से आप चाहें तो मैं दूसरा भी लिख देता हूं, सेकंड न्यूज़पेपर, ठीक है, कि भाई भारत में जो सेकंड न्यूज़पेपर आया वो किसका था। और इसी प्रकार से देख लीजिए कि भाई अगर आपसे कहा जाए कि किसी भारतीय द्वारा प्रकाशित पहला, किसी भारतीय द्वारा, ठीक है, किसी भारतीय द्वारा जो पहला, है ना, समाचार पत्र छापा गया या पहला अखबार, किसी भारतीय द्वारा जो संपादित किया गया पहला अखबार, ठीक है ना, हाँ, मतलब फर्स्ट न्यूज़पेपर, है ना, एनपी का मतलब न्यूज़पेपर, बाय एन इंडियन, ठीक है, बाय एन इंडियन, ठीक है। तो किसी भारतीय द्वारा पहला समाचार पत्र। फिर एक क्वेश्चन ये कि भाई भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक, भारतीय राष्ट्रीय, अच्छा, इसमें एक चीज और है कि हिंदी का पहला समाचार पत्र, 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 ठीक है ना, फर्स्ट हिंदी, ठीक है, न्यूज़पेपर, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, फर्स्ट हिंदी न्यूज़पेपर, ठीक है। फिर ये चीज कि भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक, ठीक है, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक, मतलब कह सकते हैं फादर ऑफ इंडियन नेशनल प्रेस, फादर ऑफ इंडियन नेशनल प्रेस, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल प्रेस, ठीक। और इसी प्रकार से भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, ठीक है, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, पत्रकारिता का राजकुमार, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, ठीक है ना? आइए भैया। अच्छा, हम पहले अध्यापक हैं जो हिस्ट्री में मीडिया पढ़ा रहे हैं। अच्छा, क्वेश्चन आता है भैया, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार मतलब ये है कि आप कह सकते हैं कि भाई प्रिंस ऑफ, ठीक है। और क्या एक हो जाएगा बड़ा छोटा सा, मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, पत्रकार के कर्तव्यों का, पत्रकार, या यूं कह लीजिए कि पहला पत्रकार जो जेल गया, पहला पत्रकार जो पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल गया, पहला पत्रकार जो जेल गया, ठीक है ना, पहला पत्रकार जो जेल गया, ठीक है। तो देखिएगा अब एक एक चीज को विस्तार पूर्वक मतलब इसमें समझ लेंगे और इत्मीनान से सब समझ में भी आ जाएगा, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत की बात नहीं है। इसको थोड़ा नीचे कर लेते हैं क्योंकि स्पेस की प्रॉब्लम आ रही है, ठीक है। फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है, फर्स्ट प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है। तो सबसे पहले तो पहला प्रिंटिंग प्रेस की बात करते हैं। देखिए, प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करते हैं, किसकी बात करते हैं भैया? प्रिंटिंग प्रेस की अगर बात करते हैं, आप सोचिए कि भैया प्रिंटिंग प्रेस की बात करना जरूरी इसलिए है क्योंकि प्रिंटिंग प्रेस में ही तो समाचार पत्र या अखबार छपते हैं। समाचार पत्र या अखबार या न्यूज़पेपर कहां छपते हैं? तो समाचार पत्र या अखबार या न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं। समाचार पत्र या अखबार या न्यूज़पेपर प्रिंटिंग प्रेस में छपते हैं। तो पहले जानिए कि भारत का जो पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ था वो गोवा में स्थापित किया गया था 1556 में, वही 1556 जिस वर्ष पानीपत का दूसरा युद्ध हुआ था, ठीक है ना। तो पानीपत का सेकंड बैटल ऑफ पानीपत कब हुआ? सेकंड बैटल ऑफ पानीपत या पानीपत का दूसरा युद्ध 1556 में अकबर और हेमू के बीच में। तो एक तरफ जहां अकबर और हेमू आपस में युद्ध लड़ रहे थे, एक तरफ जहां भारत के दो, है ना, योद्धा मैदान में एक दूसरे के आमने सामने थे अपने वर्चस्व की स्थापना के लिए, उसी समय भारत में पुर्तगालियों के द्वारा आधुनिकता की नींव रखी जा रही थी, प्रिंटिंग प्रेस की स्थापना की जा रही थी। तो इस बात को जरूर याद कर लीजिएगा कि पुर्तगालियों ने, ठीक है, पुर्तगालियों के द्वारा क्या किया गया था भैया? पोर्तुगीज के द्वारा, तो इंग्लिश में लिख लेंगे बाय पोर्तुगीज, ठीक है ना। तो पोर्तुगीज के द्वारा या पुर्तगालियों के द्वारा भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में स्थापित किया गया। पहली बुक कहां पर प्रिंट हुई? तो पहली बुक साथियों 1557 में गोवा में प्रिंट हुई थी, वहीं पर। तो ये देखिए पहला प्रिंटिंग प्रेस कहां स्थापित हुआ? गोवा में। किसने स्थापित किया? पुर्तगालियों ने। कब स्थापित किया? 1556 में। और इसी प्रिंटिंग प्रेस में भारत की पहली किताब छपी, ठीक है। और ठीक है, ये किसके द्वारा छापी गई थी? तो गोवा के पादरियों के द्वारा, ठीक है, गोवा के पादरियों द्वारा। तो ये भी ध्यान रखिएगा कि किसके द्वारा भैया? तो गोवा के पादरियों के द्वारा ये किताब छापी गई थी। किसके द्वारा? गोवा के पादरी। पादरी किसे कहते हैं पता है? पादरी का मतलब आप समझिए, पादरी किसे कहते हैं? जैसे मंदिरों में, ठीक है, जैसे मंदिरों में पंडित जी होते हैं, ठीक है, जैसे मुस्लिमों में मौलाना जी होते हैं, वैसे ही साथियों क्रिश्चियन धर्म में, मतलब ईसाई धर्म में क्या होते हैं? पादरी होते हैं, ठीक है ना। तो याद रखिएगा कि पादरियों के द्वारा, ठीक है। तो गोवा के पादरियों के द्वारा ही, गोवा के पादरियों के द्वारा ही 1557
1952 में यही गोवा के प्रिंटिंग प्रेस में पहली किताब छापी गई थी। यह संभव है, ठीक है ना, यह संभव है कि ये पादरियों के द्वारा, क्योंकि ये किताब पादरियों के द्वारा छापी गई थी तो जाहिर सी बात है कि धार्मिक बातों पर आधारित किताब थी, ठीक है ना, हाँ जी, धार्मिक बातों पर आधारित किताब थी, ठीक है। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला जो प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1684 में बंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, 1684 में बंबई में अपना पहला प्रिंटिंग प्रेस स्थापित किया, ठीक है ना। तो ये बात भी ऐसे याद रखेंगे कि 1684 में, ठीक है ना, 1684 में 1684 में अंग्रेजों ने पहला प्रिंटिंग प्रेस अपना स्थापित किया, वो बंबई में स्थापित किया। जो पहला समाचार पत्र था, भाई भारत के इतिहास का पहला समाचार पत्र आप सब जानते होंगे, द बंगाल गजट। क्या था भैया? द बंगाल गजट था, ठीक है ना। तो जो द बंगाल गजट नाम का पहला समाचार पत्र भारत में छपा, यह भी आप जानते होंगे कि वो किसने छापा, कौन सा भैया? द बंगाल गजट, ठीक है ना। तो जब द बंगाल गजट की हम बात करते हैं, द बंगाल गजट की हम बात करते हैं, तो भैया द बंगाल गजट, द बंगाल गजट, तो द बंगाल गजट जो पत्र छपा पहला, ये छपा था कब? 1780 में। कब छपा था? 1780 में छपा। कब भैया? 1780 में, ठीक है। तो ये भी ध्यान रखना है कि कब छपा था, तो भैया 1780 में छपा, ठीक है। तो 1780 में भारत के इतिहास का पहला समाचार पत्र छपा, ठीक है। 1780 में भारत के इतिहास का पहला समाचार पत्र छपा था जिसका नाम क्या था? द बंगाल गजट, द बंगाल गजट। इसके बारे में आगे हम जो है, ठीक है, आगे चलकर हम डिस्कस करेंगे कि भैया इसे जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने छापा था, कलकत्ता से छपा था, इंग्लिश में छपा करता था, इसे द कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर भी कहा जाता था, वो सब हम आगे डिस्कस कर लेंगे। आप इतना जानिए कि 1780 में पहला समाचार पत्र या पहला अखबार या पहला न्यूज़पेपर द बंगाल गजट छपा था, ठीक है ना, द बंगाल गजट छपा था, ठीक है ना। और आप देखेंगे कि भैया इसी वर्ष इंडिया गजट नाम से एक समाचार पत्र आया। क्या भैया? इंडिया गजट के नाम से। तो जो इंडिया गजट के नाम से समाचार पत्र आया, ठीक है, किस नाम से? इंडिया गजट के नाम से जो समाचार पत्र आया, इंडिया गजट के नाम से जो समाचार पत्र आया 1780 में ही, ये दूसरा समाचार पत्र था, ठीक है ना, ये दूसरा समाचार पत्र था भारत का, ठीक है। तो पहला द बंगाल गजट 1780 और 1780 में ही दूसरा समाचार पत्र या दूसरा न्यूज़पेपर इंडिया गजट, ठीक है। किसी भारतीय द्वारा प्रथम अखबार, मतलब कोई भारतीय, जैसे ये तो विदेशियों के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा संपादित समाचार पत्र था, ठीक है ना, किसी भारतीय द्वारा प्रथम अखबार की अगर हम बात करें तो भैया ये था बंगाल गजट। क्या नाम था इसका? इसका नाम था केवल बंगाल गजट, ठीक है ना। फर्क क्या है? बंगाल गजट है ना, इसका नाम था बंगाल गजट, इसका नाम था द बंगाल गजट, ठीक है। और इसको जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने छापा था और इसको किसने छापा था? इसको गंगाधर भट्टाचार्य ने छापा, ठीक है ना, गंगाधर भट्टाचार्य। तो बिल्कुल याद करने की जरूरत है, क्या नाम था इनका भैया? गंगाधर भट्टाचार्य, गंगाधर भट्टाचार्य। हिंदी का पहला समाचार पत्र जो छपा उसका नाम क्या था? उसका नाम था भैया उदंत मार्तंड। क्या नाम था? उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड नाम का जो समाचार पत्र छपा, ये वाला तो 1816 में छपा था, ये वाला 1826 में छपा। हिंदी का पहला समाचार पत्र ये जो है छापा गया था किसके द्वारा? जुगुल किशोर के द्वारा। किसके द्वारा? जुगुल किशोर के द्वारा, ठीक है, जुगुल किशोर के द्वारा, उदंत मार्तंड, ठीक है ना, उदंत मार्तंड, ठीक है। तो बिल्कुल याद रखेंगे उदंत मार्तंड 1826 में जुगुल किशोर के द्वारा। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक किसे कहा जाता है? तो भैया भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक राजा राममोहन राय को कहा जाता है, ठीक है। राजा राममोहन राय को भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक कहते हैं, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक, फादर ऑफ इंडियन नेशनल प्रेस, राजा राममोहन राय, ठीक है। भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार किसे कहते हैं? भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कहते हैं कृष्णोदास पाल। किसको कहते हैं भैया? कृष्णोदास पाल को कहा जाता है। किसको कहा जाता है? तो ध्यान दीजिए, कृष्णोदास पाल, कृष्णोदास पाल, ठीक है ना, कृष्णोदास पाल, ठीक है। तो कृष्णोदास पाल को कहा जाता है, ठीक है, कृष्णोदास पाल को कहा जाता है भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार, ठीक है। और प्रथम पत्रकार जो पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वाह करते हुए जेल गए थे, ये थे बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो ये आज की क्लास की पहली स्लाइड है, एक बार फिर से समझ लीजिए, फिर अगली स्लाइड पर चले फटाक से। क्या भैया? कि हमने कहा भारतीय राष्ट्रीय प्रेस की बात कर रहे हैं, तो भारत में पहला प्रिंटिंग प्रेस 1556 में गोवा में पुर्तगालियों ने स्थापित किया, यहीं से पहली बुक छापी गई। ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रिंटिंग प्रेस बंबई में 1684 में स्थापित हुआ। भारत में पहला अखबार 1780 में निकला, द बंगाल गजट, है ना, जो कि जेम्स ऑगस्टिन हिक्की ने निकाला था, आगे लिखेंगे, ठीक है। दूसरा इसी वर्ष दूसरा समाचार पत्र भी आया इंडिया गजट के नाम से, ठीक है। किसी भारतीय द्वारा पहला जो समाचार पत्र निकाला गया उसका नाम बंगाल गजट था, ये बंगाल गजट है और ये द बंगाल गजट है, दोनों में डिफरेंस है, ये गंगाधर भट्टाचार्य ने निकाला था, ठीक है। हिंदी का पहला समाचार पत्र उदंत मार्तंड जुगुल किशोर ने निकाला। भाई भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक राजा राममोहन राय को कहते हैं और भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णदास पाल को कहते हैं, और बाल गंगाधर तिलक पहले ऐसे व्यक्ति थे जो एक पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल गए, ठीक है। आई होप कि ये चीजें हो गई, इसमें कहीं से कहीं तक कोई दिक्कत नहीं है। जो बातें हमने यहाँ पर लिखी है, जो बातें हमने यहाँ पर लिखी है, वही बातें आगे जो है थ्योरेटिकल फॉर्मेट में भी यहाँ लिखी है, तो खैर इसको लिखने की जरूरत आपको नहीं है, ठीक है। हाँ, इसको लिखने की जरूरत नहीं है, जो यहाँ पर लिखी है, जो हमने आपको फ्लो चार्ट में बता दिया, देखिए वही लाइन लिखी है कि भारत में प्रेस का स्थापना पुर्तगालियों ने की थी, गोवा के पादरियों ने पहली पुस्तक छापी, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का पहला प्रिंटिंग प्रेस, ठीक है ना। पहला समाचार पत्र, जो पहला समाचार पत्र था यहाँ लिखा है, ठीक है। तो पहला समाचार पत्र जैसा कि आपको लिखवाया है द बंगाल गजट, ध्यान रहे इस द बंगाल गजट का एक और नाम है, क्या है? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। क्या नाम है? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर। तो जो पहला समाचार पत्र था जिसे हमने द बंगाल गजट बताया, इसका दूसरा नाम क्या है? कलकत्ता जनरल एडवर्टाइजर, ठीक है। इसके संपादक यहाँ देखिए लिखा है जेम्स ऑगस्टस हिक्की। क्या भैया? जेम्स ऑगस्टस हिक्की। और कंपनी के कर्मचारियों की आलोचना करने के कारण 1782 में इसे बंद करवा दिया गया, ठीक है ना, आज भैया, ठीक है। तो एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है, एज इट इज आपको याद करने की जरूरत है कि भैया पहला समाचार पत्र में, ठीक है, द बंगाल गजट का दूसरा नाम बता दिया, संपादक जेम्स ऑगस्टस हिक्की, और कंपनी के कर्मचारियों की आलोचना के कारण 1782 में इसे बंद कर दिया, ठीक। आगे यार नोट लिखा है कि विलियम बोल्ट्स पहला समाचार पत्र, है ना, भाई निकालने का प्रयास विलियम बोल्ट ने किया था, लेकिन ये सफल नहीं हो पाए थे। तो ये क्वेश्चन खैर आज तक कभी नहीं पूछा गया कि भारत में पहला समाचार पत्र निकालने का प्रयास किसने किया था? विलियम बोल्ट्स ने पहला प्रयास किया था, लेकिन सफल कौन हुए आगे चलकर? जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है ना। तो प्रयास वाला छोड़ दीजिएगा, मत याद करिएगा, बाकी याद कर लीजिएगा। नोट दिया है, नोट में क्या है कि वही कि 1780 में ही प्रकाशित इंडिया गजट दूसरा भारतीय समाचार पत्र था, ठीक है, दूसरा भारतीय समाचार पत्र था, ठीक है ना, हाँ जी भैया, हाँ 1557 गोवा में, ठीक है ना। चलिए आगे, बाकी वो चीजें हैं, इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं। आगे भारतीयों का इस क्षेत्र में योगदान, भारतीयों का इस क्षेत्र में जो योगदान है, ये यहाँ पर लिखिएगा, भारतीयों का इस क्षेत्र में योगदान क्या है, यहाँ पर फ्लो चार्ट में दिया है क्या कि हिंदी का समाचार पत्र उदंत मार्तंड, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जनक राजा राममोहन राय, भारतीय पत्रकारिता का राजकुमार कृष्णदास पाल, और पत्रकार एक पत्रकार जो अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल गया पहला, वो बाल गंगाधर तिलक। तो वही बातें यहाँ पर मेंशन है कि भाई भारतीयों का इस क्षेत्र में योगदान क्या है, ठीक है ना, हाँ जी। तो ये चीज आप देख सकते हैं, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक लिखा हुआ है, हिंदू पैट्रियट के संपादक, ठीक है, जो कृष्णदास पाल जी पत्रकारिता का राजकुमार कहा जाता है, और एक पत्रकार के कर्तव्यों का निर्वहन करते हुए जेल जाने वाले जो पहले व्यक्ति है, उनका नाम यहाँ पर लिख लीजिए, और वो नाम क्या है भैया? वो नाम है बाल गंगाधर तिलक, ठीक है ना, बाल गंगाधर तिलक, ठीक है। तो कोई ऐसी दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। तो ये तीनों पॉइंट पहले भी फ्लो चार्ट में है। अब यहाँ से हम क्या देखने जा रहे हैं? अब यहाँ से हम देखेंगे कि भैया अंग्रेजों की तरफ से, ठीक है, जो समय समय पर पाबंदियां लगाई गई, अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियां, क्या देखने जा रहे हैं अब हम? अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियां। तो समय समय पर अंग्रेजों ने जो पाबंदियां लगाई हैं, जो बैन लगाए हैं, उन्हीं को हम देखने जा रहे हैं, ठीक है ना, हाँ जी। चलिए तो देखिए समय समय पर अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियां, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियां, अंग्रेजों द्वारा लगाई गई, ठीक है, पाबंदियां, अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियां, मतलब बैन
imposed by ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स ब्रिटिशर्स, ठीक है। तो अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियां, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियां, ठीक है, अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियां, ठीक है ना। चलिए, तो अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियों को देख लेते हैं। तो इसमें हम सबसे पहले बात करेंगे द सेंसरशिप ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट। क्या भैया? सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट। क्या पहला है सेंसरशिप ऑफ द सेंसरशिप 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 ऑफ द सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट, सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट, सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट, ठीक है, सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट। तो क्या है ये? थोड़ा मोटा लिखना, बहुत बड़ा हो जा रहा है। सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट, ठीक है। ये कब आया था? 1800 ईस्वी में आया था, ठीक है। हिंदी इंग्लिश दोनों यही है, तो आप वही लिख लेंगे, सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया था इसे? वेलेजली के द्वारा लाया गया, ठीक है, वेलेजली के द्वारा लाया गया, वेलेजली के द्वारा लाया गया, ठीक है ना। चलिए अगली बात है कि भैया आपका एक आएगा प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम, प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम, ये आया था 1823 में, ठीक है। प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम कब आया? 1823 में। मतलब कह सकते हैं कि द लाइसेंसिंग एक्ट, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया? जॉन एडम्स। कौन लेकर आया इसे? जॉन एडम्स लेकर आया। फिर अगला क्या है? अगला जो इंपॉर्टेंट है वो है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अच्छा, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। अच्छा, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अभी नहीं, अभी ये इसके पहले एक और है, द लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट, ठीक है। ये इसको देख लीजिए, मतलब द लिबरेशन ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट, द लिबरेशन ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट 1835, ठीक है। किसके द्वारा लाया गया था? ये लाया गया था चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा, चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा लाया गया था इसे 1835 में, ठीक है। और इसके बाद क्या है? वही द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट 1878 बाय लिटन के द्वारा चलाया गया था, लिटन के द्वारा चलाया गया था। फिर इसे रद्द किया गया, किसके द्वारा? फिर इसे रद्द किया गया 1882 में बाय रिपन के द्वारा इसे बैन किया गया, ठीक है भैया। हाँ जी, चलिए तो देख लिया जाए, ठीक है। अब इसमें मामला क्या है, ठीक है ना। अब इसमें है क्या? जैसे देखिए, अंग्रेजों द्वारा लगाई गई पाबंदियां, तो समय समय पर ब्रिटिश सरकार के द्वारा, अंग्रेजों के द्वारा जो भारतीय समाचार पत्रों पर पाबंदियां लगाई गई, बैन लगाए गए, उसकी बात हम करते हैं, ठीक है। तो इसमें सबसे पहली चीज क्या है? सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट। ये जो सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट आप देख रहे हैं, क्या है भैया? ठीक है ना। सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट की अगर बात करें तो भैया सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट, अब ये बाबू मिठाई रखी हुई है, जब आ जाइए खा लीजिए, ठीक है। मिठाई रखी हुई है, जब आओ खा लो, ये 4-5 दिन से मिठाइयां ही खिला रहे हैं। देखो, सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट की अगर बात करते हैं तो ये क्या है, ठीक है। पहली बात तो आपसे पेपर में फैक्चुअल क्वेश्चन पूछा है कि सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट कब आया था, तो आप बताएंगे 1800 ईस्वी में आया था। दूसरा सवाल, किसके समय में आया था या किसके द्वारा लाया गया था, ठीक है ना। तो भैया वेलेजली के द्वारा लाया गया था, उस समय वेलेजली वाइसराय था, उस समय वेलेजली क्या था? वाइसराय था। तो वेलेजली जब वाइसराय थे, उसी के समय सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट 1800 ईस्वी में लाया गया। क्या था ये सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट? बड़ी खराब चीज थी, आप सुनेंगे तो आपका खून खौल उठेगा। सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट में ये प्रोविजन किया गया कि किसी भी समाचार पत्र में अगर कुछ भी छापना है तो पहले उसकी सेंसरशिप करानी पड़ेगी। सेंसरशिप है तो पहले उसकी सेंसरशिप करानी पड़ेगी। सेंसरशिप का मतलब जैसे आज के टाइम में सेंसर बोर्ड होता है ना, आज के टाइम में सेंसर बोर्ड आपने सुना है कि नहीं, है ना। सेंसर बोर्ड की अगर बात करते हैं तो भैया सेंसर बोर्ड आज के टाइम में मान लीजिए कोई मूवी आती है, कोई फिल्म आती है, तो सेंसर बोर्ड के पास जाती है, और अगर उसमें कोई भी चीज गलत होता है, कोई भी चीज गड़बड़ होती है, तो सेंसर बोर्ड के द्वारा उसे काट दिया जाता है, उसे काटने का आदेश दिया जाता है निर्माताओं को। तो वही चीज यहाँ पर है कि सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट में अंग्रेजों ने प्रावधान कर दिया कि किसी भी न्यूज़पेपर में, किसी भी समाचार पत्र में, किसी भी अखबार में अगर कुछ भी छापना है तो पहले सरकारी अधिकारियों से अनुमति लेनी पड़ेगी, इजाजत लेनी पड़ेगी, और जब सरकारी अधिकारी इजाजत दे देंगे उसके बाद ही, ठीक है, उसके बाद ही उस मामले को, उस आर्टिकल को, उस खबर को समाचार पेपर में छापा जा सकता है, ठीक है, समाचार पेपर में छापा जा सकता है। क्लियर बात है ना। अच्छा, तो आप सोचिए कि आज के टाइम में भी अगर इसे लागू कर दिया जाए तो, है ना, आज के समय में ऐसा कुछ तो लागू है नहीं, लेकिन फिर भी देखा जाए तो अनऑफिशियली ऐसा ही है आज की डेट में भी, चाहे सरकार किसी की भी हो, सरकार के अकॉर्डिंग ही कई बार न्यूज़ चैनल्स जो है, मीडिया जो है, प्रेस जो है वो चलती है। तभी तो दुनिया में सबसे फिसड्डी जो पत्रकारिता है, जो समाचार पत्र है, जो मीडिया हाउस है, जो प्रेस है, वो भारत का है। फिसड्डियों में गिने जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो वही चीज है। खैर आगे, प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 में आया, जिसे द लाइसेंसिंग एक्ट कहते हैं, और प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम के माध्यम से, ठीक है, प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम के माध्यम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। लाइसेंस लेना क्या कर दिया गया? अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है। प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 के माध्यम से लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है ना। अच्छा, तो ठीक है, लेकिन लाइसेंस में भी एक दिक्कत थी, ठीक है। इसमें ये प्रोविजन था कि लाइसेंस तो आप ले, अच्छी बात है, लाइसेंस किसी भी चीज का लेना चाहिए, लेकिन इसमें ये भी एक कानून था, ये भी एक प्रोविजन था कि किसी का भी लाइसेंस कभी भी ब्रिटिश सरकार रद्द कर सकती थी, ठीक है ना। किसी भी समय ब्रिटिश सरकार किसी के भी लाइसेंस को रद्द कर सकती थी। द लिबरेशन ऑफ इंडिया प्रेस एक्ट क्या है? 1835 में चार्ल्स मेडकॉफ के द्वारा लाए गए इस अधिनियम के तहत जितने भी पाबंदियां समाचार पत्रों पर लगी थी, उन सबको हटा दिया गया। यही कारण है कि चार्ल्स मेडकॉफ को क्या कहा जाता है? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। तो इसी वजह से इनको भारतीय प्रेस का क्या कहते हैं? भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता कहा जाता है, ठीक है। तो कभी अगर आपसे पूछता है कि भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, तो आप यही बताएंगे, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। अगर आपसे पूछे तो आप यही बताएंगे, ठीक है ना, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है। तो एज इट इज याद रखना है भैया, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता, ठीक है। अच्छा,
भी कहा जाता है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम भी इसे कहा जाता है, देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम। इसके अलावा इसे और क्या कहा जाता है, इसे मुंह बंद कर देने वाला कानून भी कहा गया, मुंह बंद कर देने वाला कानून भी कहा गया, मुंह बंद कर देने वाला कानून भी कहा गया, ठीक है ना। इससे बचने के लिए, ठीक है, इससे बचने के लिए एक पत्रिका थी अमृत बाजार, रातों रात अंग्रेजी में छपने लगी, ठीक है। इसका सर्वाधिक विरोध सोम प्रकाश नाम के अखबार ने किया, ठीक है, और अंततः इसका इतना विरोध हुआ कि जब रिपन वायसराय बनकर आया तो इसने 1882 में इसे रद्द कर दिया, खत्म कर दिया, ठीक है ना। आगे हम इसके बारे में डिटेल में देख लेंगे, आइए डिटेल देख लेते हैं। तो सबसे पहले हम बात कर लेते हैं, देखिए ये वाला जो अधिनियम है सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट, ये जो अधिनियम है सेंसरशिप ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट, इसमें केवल इतना याद रखिए कि 1800 ईस्वी में वेलेजरी लाया था, ठीक है। बाकी इसका मतलब तो आप समझ लें, सेंसरशिप लिखा है ना, इसका मतलब सेंसरशिप करी जाती थी समाचार पत्रों की। सेंसरशिप का मतलब कि पहले सेंस करना कि जो भी खबर छपने जा रही है वो सही है कि नहीं, ये अंग्रेज अधिकारी खुद करते थे, और उसके बाद ही इजाजत होती थी छापने की, ठीक है। उसके बाद क्या आया, प्रेस अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 में आया, उसकी डिटेल यहाँ देख लीजिए। तो अनुज्ञप्ति अधिनियम 1823 जैसे द लाइसेंसिंग एक्ट भी कहते हैं, है ना, इसे कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स कार्यवाहक गवर्नर जनरल था, तो भैया कार्यवाहक गवर्नर जनरल जॉन एडम्स के द्वारा इसे लाया गया, ठीक है। जॉन एडम्स इसे लेकर आया था। इसमें क्या प्रावधान किए गए, पहला प्रेस स्थापित करने के लिए लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया, ठीक है ना। तो जैसा कि आपका नाम ही इसका है क्या, लाइसेंसिंग एक्ट, तो इसका नाम ही लाइसेंसिंग एक्ट है, ठीक है। इसका नाम ही लाइसेंसिंग एक्ट है, तो भैया लाइसेंस लेना अनिवार्य कर दिया गया। इस अधिनियम के तहत में लाइसेंस लेना पड़ेगा। गवर्नर जनरल को किसी भी लाइसेंस को रद्द करने का भी अधिकार था, मतलब गवर्नर जनरल जब चाहे किसी के लाइसेंस को रद्द कर सकता था, ठीक है ना। आगे इसमें कहा गया लाइसेंस न होने पर 400 रुपए का जुर्माना लगेगा। अगर लाइसेंस किसी के पास नहीं है फिर भी वो न्यूज़पेपर निकालता है तो 400 रुपए का जुर्माना। यहाँ पर एक नोट लिखा है कि इसी की वजह से राजा राममोहन राय का एक समाचार पत्र था मिरातुल अखबार, इसे बंद करना पड़ा, ठीक है। राजा राममोहन राय का एक समाचार पत्र था मिरातुल अखबार, इसे बंद करना पड़ा, ठीक है। अब आ जाइए द लिबरेशन ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट, द लिबरेशन ऑफ द इंडिया प्रेस एक्ट, जिसे लाने वाला कौन था, जिसे लाने वाला था गवर्नर जनरल चार्ल्स मेडकॉफ, ठीक है ना, गवर्नर जनरल चार्ल्स मेडकॉफ, ठीक है। अब ये चार्ल्स मेडकॉफ ने इस अधिनियम के तहत ना क्या किया भैया, 1823 के जो नियम थे, 1823 के जो नियम थे अनुज्ञप्ति वाले कि लाइसेंस लेना अनिवार्य है, किसी भी समय रद्द कर सकते हैं, जुर्माना लगेगा, फलाना ढिमकाना और भी जो भी थी, ठीक है ना। तो 1823 के नियमों को कार्यवाहक गवर्नर जनरल चार्ल्स मेडकॉफ ने इस अधिनियम के तहत रद्द करवा दिया, अतः उन्हें भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया। क्या कहा गया भैया, इंडियन न्यूज़पेपर, ठीक है ना, हां मतलब लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर। तो इन्हें क्या कहा गया, लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर, ठीक है ना। तो भैया चार्ल्स मेडकॉफ को लिबरेटर ऑफ इंडियन न्यूज़पेपर कहा गया या भारतीय समाचार पत्रों का मुक्तिदाता कहा गया, ठीक है। इसके अंतर्गत मुद्रत मतलब है ना जो प्रिंट कराता है तथा प्रकाशक के लिए केवल प्रकाशक के स्थान की सूचना देना आवश्यक था। 1857 के विद्रोह तक ये कानून चलता है, ठीक है ना। चलिए हां ना, इसकी इंग्लिश क्या है भैया, इसकी इंग्लिश है द लिबरेटर देसी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878, ठीक है। क्या है, देशी भाषा समाचार पत्र अधिनियम 1878। इसको क्या कहा जाता है, इसी को कहा जाता है द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट। क्या कहते हैं इसी को, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, ठीक है। तो बिल्कुल द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट, इसके बारे में क्या है, 1878 में गवर्नर जनरल लिप्टन के समय में आया, ठीक है। 1857 के विद्रोह के बाद देशी समाचार पत्रों की संख्या में अभूतपूर्व वृद्धि हो रही थी, जो अधिक मुखर होकर सरकार की आलोचना करते थे। इन्हीं पर नियंत्रण लगाने के लिए इसे लाया गया था, इन्हीं पर नियंत्रण लगाने के लिए इसे लाया गया था। और ऐसे समाचार पत्रों को, समाचार पत्रों को ऐसे बॉन्ड पर हस्ताक्षर करना पड़ा जिसमें यह शर्त थी कि वे ऐसी सामग्री नहीं प्रकाशित करेंगे जिससे सरकारी भावना भड़के। इसी वजह से इसे मुंह बंद कर देने वाला कानून है, ठीक है। मतलब ये जो द वर्नाकुलर प्रेस एक्ट है ये क्यों लाया गया, क्योंकि 1857 की क्रांति के बाद लगातार ऐसे ऐसे समाचार पत्र धीरे-धीरे मार्केट में आ गए जिन्होंने मुखर होकर सरकार की आलोचना की। तो सरकार को लगा कि भैया ये ऐसी आलोचना करते रहेंगे तो एक और क्रांति करा देंगे। तो सरकार ने उन पर पाबंदी लगाने के लिए, उनको कहीं ना कहीं कंट्रोल करने के लिए इस अधिनियम को लागू किया। और इस अधिनियम के तहत, ठीक है, क्या कर दिया, एक ऐसे बॉन्ड पर साइन कराया कि अगर आप कोई भी है ना सरकार के विरोध में कोई खबर छापते हैं तो फिर आप पर कार्रवाई होगी, ठीक है ना। इसी वजह से इसे मुंह बंद कर देने वाला कानून भी कहा गया है। इट वाज कॉल्ड द साइलेंसिंग एक्ट। मुंह बंद कर देने वाला कानून मतलब लाइसेंसिंग से साइलेंसिंग एक्ट हो गया, ठीक है भैया। इसका सर्वाधिक विरोध किसने किया, तो इस अधिनियम का सर्वाधिक विरोध किया था सोम प्रकाश नाम के अखबार ने, जो कि ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अखबार था, ठीक है। ईश्वर चंद्र विद्यासागर का अखबार था, इन्होंने सर्वाधिक विरोध किया। और एक पत्रिका हुआ करती थी अमृत बाजार पत्रिका। इस पत्रिका ने इससे बचने के लिए रातों रात अंग्रेजी में छपना जरूरी समझा, ठीक है। मतलब ये समझिए कि ये ऐसा अधिनियम था, ये एक ऐसा कानून था जो देसी भाषा में छपने वाले समाचार पत्रों पर लागू हुआ ना, मतलब ऐसे समाचार पत्र जो इंग्लिश में नहीं छपते थे उनके ऊपर लागू किया गया था इस कानून को। इसी वजह से अमृत बाजार पत्रिका ने, ठीक है, क्या किया, इसने सोचा कि इंग्लिश में छापना शुरू करते हैं अपना समाचार पत्र तो हमारे ऊपर लागू ही नहीं होगा, बात खत्म, ठीक है ना। चलिए तो यहाँ तक की कहानी आपकी हो गई, ठीक है। और अंततः 1882 में इसे बैन कर दिया गया, ठीक है भैया। चलिए तो ये तो बात हो गई। अभी तक हमने आपको इस चैप्टर के अंतर्गत दो चीजें बताई हैं, अब हम आगे और लेकर चलेंगे। अब हम इसके बाद ये देखने जा रहे हैं कि कौन सा समाचार पत्र किसने, कौन सा समाचार पत्र, ठीक है, किसके द्वारा छापा गया, किसके द्वारा संपादित किया गया, ये हम इसके बाद देखने जा रहे हैं कि भैया एडिटर कौन था किस समाचार पत्र का। लेकिन अभी जान लीजिए कि अभी हमने आपको भाई इंडियन नेशनल प्रेस के बारे में बेसिक बातें बता दी कि कहां प्रिंटिंग प्रेस स्थापित हुआ, पहला समाचार पत्र कौन था, है ना, और क्या कुछ किन लोगों ने इस क्षेत्र में योगदान दिया। फिर आपने ये देख लिया कि भाई साहब अंग्रेजों द्वारा समय समय पर, ठीक है, इन समाचार पत्रों को कंट्रोल करने के लिए कौन-कौन सी पाबंदियां लगाएंगे, ठीक है ना। तो वो आपने देख लिया और इसका विस्तार भी आगे हमने आपको बता दिया, है ना। अब हम क्या करेंगे भैया, अब जैसे कुछ बहुत खतरनाक क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, है ना, उनसे संबंधित भी कुछ तथ्य लाए हैं। जैसे ये वाला क्वेश्चन एक बार पूछा गया था कि निम्नलिखित पत्रिकाओं ने, मतलब कौन सी पत्रिकाएं ऐसी थी जो क्रांतिकारी काल में कांग्रेस की आलोचना करती थी, ठीक है। जैसे दो चीजें, ये देखिए क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत करने वाली पत्रिकाएं, ठीक है ना। हां जी भैया, क्रांतिकारी गतिविधियों की वकालत मतलब ये जैसे संध्या, युगांतर, काल, गदर, ये वो पत्रिकाएं हैं जो क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन करती थी, ठीक है। हां जी, ये वो पत्रिकाएं जो क्रांतिकारी गतिविधियों का समर्थन करती थी और ये वो पत्रिकाएं हैं जो कांग्रेस की आलोचना करती थी, ठीक है। बनवासी, काल, केसरी, ठीक है, केसरी तो बालगंगाधर तिलक का है। खैर अभी पूरी लिस्ट आपको दिखाते हैं, ठीक है। आइए पूरी लिस्ट पर चलते हैं, ये सब तो ठीक है। ये देखिए ये जो लिस्ट आप अपनी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं, ठीक है, थोड़ा सा आपको मेहनत करके याद करने की जरूरत है। ये बड़ा फैक्चुअल डाटा है, ठीक है, और एक दिन में याद करने से याद नहीं होगा, ठीक है ना। हां जी, ये एक दिन में याद करने से याद नहीं होगा, ठीक है। ये आपकी अपनी जिम्मेदारी बनती है। इसमें मैं क्या कर सकता हूं, मैं सिर्फ इतना कर सकता हूं कि आपके लिए कंटेंट लेकर आया हूं और आप इसे आपको दे रहा हूं, आपके हवाले कर रहा हूं कि आप इसे पढ़ें, ठीक है ना। जैसे देखिए लिस्ट है द बंगाल गजट, संपादक कौन है, जे आर हिक्की, मतलब जेम्स ऑगस्टस हिक्की, ठीक है। वर्ष 1780, स्थान कलकत्ता, ये तो आप समझ रहे हैं, कलकत्ता, भाषा इंग्लिश, ठीक है। ऐसे ही आगे बंगाल गजट गंगाधर भट्टाचार्य 1816, कलकत्ता अंग्रेजी, ठीक है ना, कलकत्ता अंग्रेजी भाषा, ठीक है। ऐसे दिग्दर्शन मार्चमैन की 1818, है ना, कलकत्ता से बंगाली भाषा में, ठीक है ना। संवाद कौमुदी राजा राममोहन राय की, ठीक है ना, 1821 में कलकत्ता से बंगाली भाषा में, ठीक है ना। हां जी भैया, इसमें लिखकर नहीं समझा सकता मैं, ठीक है, इसमें लिखकर नहीं समझा सकता क्योंकि ये लिस्ट है, ठीक है, ये बहुत लंबी लिस्ट है। इस लिस्ट को लिखकर समझाऊंगा तो कम से कम, है ना, पूरा 1 घंटे तो किसी में चला जाएगा लिख के समझाने में, ठीक है। और इसमें लिख के समझना क्या है, इसमें समझना नहीं है, इसमें समझना ही नहीं कुछ, इसको याद करना है, ठीक है ना। इसमें मैं कुछ नहीं कर सकता, इसमें मैं केवल आपको कंटेंट दे सकता हूं कि ये है, ठीक है। इसमें क्या समझना है, क्या आपको इतना नहीं समझ आ रहा है कि ये पत्र पत्रिका है, मान लीजिए इसमें केवल इतना ही समझना है कि ये पत्रिका है, ये संपादक है, ये वर्ष है, ये स्थान है, ये भाषा है, खत्म। अब आप इसको याद करिए।
ठीक है, तो इसको याद करना है दोस्त, ठीक है। अच्छा, बाकी इसमें से कुछ ऐसी चीजें हैं जो आने वाले समय में मैं आपको याद कराऊंगा, लेकिन सब नहीं भाई, सबको याद करने का जुगाड़ नहीं बता सकता, लेकिन इसमें से बहुत सारे, ठीक है, इसमें से बहुत सारे ऐसे फैक्ट्स हैं, बहुत सारी ऐसी पत्रिकाएं हैं जो मैं आगे धीरे धीरे आपको मतलब जब आएगा वो तो बताता चलूंगा। जैसे राजा राम मोहन राय के बारे में स्पेशली अलग से पढ़ाऊंगा, ठीक है, तो उस समय मैं आपको राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित पत्रिकाएं याद करने का तरीका बता दूंगा। ऐसे ही जब अब्दुल कलाम आजाद आएंगे तब रिपीट होगा, गांधी जी आएंगे तो उनके समाचार पत्र रिपीट होंगे, नेहरू जी आएंगे तो उनके रिपीट होंगे, तो धीरे धीरे याद हो जाएगा, ठीक है। इसमें स्टार लगाने का कोई फायदा नहीं कि ये इंपॉर्टेंट है और ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि पेपर में कौन सा पूछ लेगा ये कोई नहीं जानता, ठीक है ना। हाँ, इसमें से कौन सा पेपर में पूछ लेगा ये कोई नहीं जानता, इसमें मैं आपसे यही कहूंगा कि इसको भैया आप स्वयं से मेहनत करें। इसमें जो थोड़ी सी लिस्टिंग आगे पीछे हुई है ये मैं सही करवा के आपको, ठीक है, दे दूंगा। ये आपकी जिम्मेदारी है कि उसे आप, ठीक है, हाँ, बढ़िया तरीके से चीजों को करना है, ठीक है। ये लिस्टिंग मैं आपको इसी के साथ अवेलेबल करा दूंगा, आपको इसको पढ़ना है, ठीक है। बाकी देखिए क्या है कि याद तो हो ही जाता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपके दिमाग को थोड़ा हल्का करूं, आपके टेंशन को थोड़ा कम करूं, तो जैसे देखिए आप थोड़ा बहुत जुगाड़ बना सकते हैं। अब मेरे पास जो जुगाड़ बना है थोड़ा बहुत, जैसे मैं आपका दिमाग हल्का कर सकता हूं, वो सुनिए। जैसे मान लीजिए कि अरे मिसबाह, हमने एक वर्ड लिखा मिसबाह, इसमें क्या आने वाला है पता है? इसमें ये आने वाला है कि राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित पत्रिकाएं कौन सी थी? राजा राम मोहन राय के द्वारा संपादित पत्रिकाएं। सिंपल सी एक ट्रिक है, क्या ट्रिक है? तो देखिए ट्रिक है भैया मिसबाह। हमने कहा मी से क्या हो जाएगा? मी से हो जाएगा मिराकुल अखबार, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? हो जाएगा ना, मिराकुल अखबार हो जाएगा, ठीक है ना, मिराकुल अखबार हो जाएगा, ठीक है ना। हाँ जी, इसी प्रकार से, ठीक है, हाँ जी, इसी प्रकार से स से क्या हो जाएगा? स से हो जाएगा संवाद कौमुदी, क्या हो जाएगा? संवाद कौमुदी हो जाएगा। और बा से क्या हो जाएगा? बा से हो जाएगा ब्रह्म क्रॉनिकल, क्या हो जाएगा? ब्रह्म क्रॉनिकल हो जाएगा, ठीक, ब्रह्म क्रॉनिकल हो जाएगा। हो गया, इजी है, आसानी से हो जाएगा। तो भैया राजा राम मोहन राय की ये 3 पत्रिकाएं, ठीक है ना, आप देख सकते हैं क्या भैया मिसबाह करके आपने सिंपली याद कर लिया। अब ये जो मिराकुल अखबार था, नाम से ही लग रहा है कि कुछ अलग भाषा में था, फारसी में था, ठीक है। संवाद कौमुदी बंगाली में था, और ब्रह्म क्रॉनिकल नाम से ही समझ में आ रहा है कि इंग्लिश में था, ठीक है ना। हाँ जी भैया। अच्छा, इंडियन न्यूज इंडस्ट्री के बारे में बताएं, क्या है, क्या करना चाह रहे हो? पेपर देना चाह रहे हो कि आज तक में भर्ती होना चाह रहे हो? तुम्हें जर्नलिज्म पढ़ना है? चलो ध्यान दो इधर। ऐसे देखिए जैसे अब्दुल कलाम आजाद, इनके द्वारा संपादित समाचार पत्र तो तुरंत याद हो जाते हैं, ठीक है ना। हाँ जी, तो अब्दुल कलाम आजाद के जो 2 समाचार पत्र रहे, इसमें से एक का नाम था अल हिलाल, आप बताओ, अल हिलाल, और दूसरा का नाम था अल बिलाल। आपको नहीं याद होगा? अरे भाई इल्ली बिल्ली याद करना नहीं याद होगा? दिल्ली लिख दिया सही में, हे प्रभु, अल हिलाल और अल बिलाल, ठीक है ना। दोनों नाम से लग रहा है कि उर्दू में होगा, नाम से लग रहा है कि उर्दू में होगा, तो अल हिलाल और अल बिलाल, ठीक है ना, अल हिलाल और अल बिलाल, ठीक है ना। हाँ जी, तो बिल्कुल सिंपली देखो याद हो गया, किसी को भूलेगा अल हिलाल अल बिलाल? नहीं भूलेगा। अब जैसे देखो गांधी जी है, तो भैया गांधी जी के जैसे समाचार पत्रों की बात करें, तो गांधी जी ने जैसे जो समाचार पत्र निकाले, ठीक है, जैसे इन्होंने एक निकाला इंडियन ओपिनियन। देखो क्या है कि थोड़ा आपको समझ कर भी चलना है और कुछ चीजों के लिए जुगाड़ खुद भी बनाने हैं, मैं तो बना ही रहा हूं। इंडियन ओपिनियन, जैसे नवजीवन, ठीक है, जैसे हरिजन, ठीक है, क्या भैया हरिजन, और क्या यंग इंडिया, ठीक है ना, यंग इंडिया, ठीक है, ये महात्मा गांधी के समाचार पत्र है, ठीक है ना। हाँ ठीक, तो बिल्कुल, तो गांधी जी का इंडियन ओपिनियन, भाई उसका नाम इंडियन ओपिनियन है, मतलब बताना पड़ा कि ये भारतीयों का ओपिनियन है, दक्षिण अफ्रीका में संपादित किया था। नवजीवन भारत में गुजरात से, यंग इंडिया भी गुजरात से, लेकिन हरिजन पुणे से। तो वो खैर हम एक एक करके पढ़ते हैं। ऐसे ही बाल गंगाधर तिलक का मराठा और केसरी, मराठा मराठी में नहीं इंग्लिश में था, केसरी मराठी में था। ऐसे ही भाई आपके एनी बेसेंट जैसे कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया, ठीक है ना। हाँ जी भैया, तो खैर ये चीजें बहुत जरूरी है और कोशिश करनी है कि आपको याद हो। फिलहाल ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ, है ना, ये टॉपिक यहाँ पर खत्म हुआ। और सुनिए, जो 4 बजे वाली क्लास आज से यूट्यूब पर स्टार्ट हो रही है, 4 बजे वाली क्लास हम यूट्यूब पर स्टार्ट कर रहे हैं, उसमें हम सब्जेक्ट वाइज, टॉपिक वाइज जो पूछे गए क्वेश्चन है 2024 के, जैसे अभी हाल ही में कौन कौन से रेलवे के पेपर संपन्न हुए भाई? आरपीएफ एसआई का संपन्न हुआ, टेक्नीशियन का संपन्न हुआ, एएलपी का संपन्न हुआ, यही पेपर हुए। और जिस एजेंसी ने ये पेपर कराए हैं वही एजेंसी आपका भी पेपर कराएगी। तो 4 बजे वाली जो क्लास आज से स्टार्ट हो रही है यूट्यूब पर, उसमें हम इन्हीं क्वेश्चंस को उठा रहे हैं ताकि आपको एक अंदाजा लग जाए कि अब वर्तमान में रेलवे के जो क्वेश्चंस हैं उनका स्तर कहां जा रहा है, ठीक है ना। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया सभी का, धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच। शुरू करते हैं भैया, ठीक है। और क्या कुछ चीजें हैं जो हमें पढ़नी है, जाननी है भैया, देख लिया जाए। अच्छा भैया जनार्दन बाबू, ठीक है, स्टार्ट कर रहे हैं जो टॉपिक, आज जो टॉपिक हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं, इस टॉपिक का नाम क्या है दोस्तों? समाज सुधार, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, ठीक है ना। कह सकते हैं क्या भैया? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है ना। हाँ, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है ना, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन। तो आइए जरा देख लिया जाए भैया, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन जो है, इसमें क्या कुछ चीजें हैं जो आपको जाननी है, ठीक है। और अगर इसको इंग्लिश में कहें तो क्या कहेंगे भैया? सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन को इंग्लिश में कहेंगे सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मूवमेंट, सोशल एंड रिलीजियस फॉर्म की बात करने वाले हैं हम लोग, ठीक है। और बिल्कुल मजा आने वाला है, समझ में आने वाला है, इत्मीनान से, ठीक है, समझते चलना है। तो सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म मतलब सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, ठीक है ना। अच्छा भैया मंजिल बाबू, चलिए देख लेते हैं भैया। अच्छा अभिषेक बाबू, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार, दोस्तों जरा समझिएगा कि सामाजिक एवं धार्मिक सुधार में आप क्या पढ़ने वाले हैं, ठीक है ना। सामाजिक एवं धार्मिक सुधार के बारे में हम क्या पढ़ने वाले हैं? अगर हम सामाजिक एवं धार्मिक सुधार की बात करते हैं, सोशल एंड रिलीजियस रिफॉर्म की बात करते हैं, तो हम इसमें ये देखने वाले हैं इस चैप्टर के अंतर्गत कि समाज में सुधार, भाई सामाजिक जो बुराइयां हैं, ठीक है, सामाजिक बुराइयों को, सामाजिक कुरीतियों को, सामाजिक गलत प्रथाओं को दूर करने के लिए, या सामाजिक प्रथाएं या धार्मिक प्रथाएं या सामाजिक कुरीतियां या धार्मिक कुरीतियां जो भी थी, मतलब सोशल से रिलेटेड, सोसाइटी से रिलेटेड, रिलीजन से रिलेटेड जो भी चीजें गलत थी, जो अनएथिकल थी, जो कि ह्यूमैनिटी के अगेंस्ट थी, जो चीजें सही नहीं थी, जैसे सती प्रथा हो गया, जैसे दास प्रथा हो गया, जैसे कहीं ना कहीं शिक्षा के बदतर हालात हो गए, और भी बहुत सारी चीजें, ठगी प्रथा हो गया, विधवा पुनर्विवाह का मामला हो गया, तो मतलब कई सारी ऐसी चीजें थी जो समय समय पर मतलब अलग अलग लोगों के द्वारा प्रयास करके सुधारी गई, उनको बेहतर किया गया। तो उस संदर्भ में हम बात करेंगे कि किसने किसने प्रयास किया और किस प्रकार से चीजें सुधरी, ठीक है। तो वन बाय वन हम पढ़ने वाले हैं, जरा फोकस करिएगा जो कुछ भी हम आपको बताने जा रहे हैं। और एक बात ये भी ध्यान दीजिए कि जैसे इसमें हम ये पढ़ेंगे कि राजा राम मोहन राय है, दयानंद सरस्वती है ना, दादा भाई नौरोजी है ना, सैयद अहमद खान है, मोहम्मद इकबाल है, और भी जो लोग हैं, तो इन्होंने क्या कुछ प्रयास किए और कैसी चीजें बेहतर हुई, ठीक है, वही हम इसमें सब देखने वाले हैं। स्वामी विवेकानंद जी भी है, इनके बारे में देखेंगे, अम्बेडकर जी भी है, महात्मा गांधी जी भी है, ज्योतिबा फुले वगैरह, इन सब के बारे में देखेंगे, ठीक है ना।
तो यही हम इसके अंतर्गत देखने वाले हैं। तो समाज में सुधार की बात। अब एक बात और समझिए कि ऐसा नहीं है कि भारत के इतिहास में केवल आधुनिक इतिहास, केवल मॉडर्न हिस्ट्री एक ऐसी हिस्ट्री है जिसमें समाज सुधार, सामाजिक एवं धार्मिक सुधार देखने को मिला। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस आप समझिए जैसे प्राचीन काल में भी ऐसा हुआ, मध्यकाल में भी ऐसा हुआ, लेकिन पढ़ते हम लोग केवल आधुनिक काल का है। ठीक है, सिस्टमेटिक तरीके से, क्योंकि आधुनिक काल वाला इंपॉर्टेंट होता है, पेपर में पूछा जाता है। बाकी जो प्राचीन या मध्यकाल वाला है वो उतना वो अलग फॉर्मेट में पढ़ा जाता है। जैसे अगर हम प्राचीन काल की बात करें, अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो प्राचीन काल में कौन से सामाजिक धार्मिक सुधार हुए थे? याद करिए, प्राचीन काल में जो आप बौद्ध धर्म पढ़े हैं, जैन धर्म आपने पढ़ा है, ठीक है, या फिर वैष्णव धर्म पढ़ा है, शैव धर्म पढ़ा है, तो मुख्य रूप से जो आपने बौद्ध जैन धर्म पढ़ा है ना, वही प्राचीन इतिहास का सामाजिक धार्मिक सुधार है। ठीक है ना? तो प्राचीन इतिहास का सामाजिक धार्मिक सुधार क्या है? बौद्ध और जैन धर्म का उदय। क्यों? क्योंकि बौद्ध और जैन धर्म ने प्राचीन काल से चली आ रही जो विभिन्न बुराइयां थी, कुरीतियां थी, उनके अगेंस्ट काम किया। ठीक है, और उन चीजों को गलत माना, जैसे जाति प्रथा के मामले में, मूर्ति पूजा के मामले में, ठीक है, और भी कई सारी चीज, जात पात के मामले में, ठीक है, ऊंच नीच के मामले में, बहुत सारी चीजों के मामले में बौद्ध और जैन धर्म ने बेहतर काम किया और सुधार किया। तो प्राचीन काल का जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार है वो बौद्ध धर्म और जैन धर्म के रूप में देखने को मिलता है। अब अगर आप मध्यकालीन भारत के इतिहास में आएंगे तो मध्यकालीन भारत के इतिहास में आपने भक्ति आंदोलन सुना होगा। ठीक है, भक्ति आंदोलन जिसमें आप पढ़ते हैं कि रामानुजाचार्य, शंकराचार्य, हालांकि हमने भक्ति आंदोलन पढ़ाया नहीं है, लेकिन और भक्ति आंदोलन विस्तार से पढ़ना भी नहीं होता है, केवल आपको लिस्ट जानने की जरूरत होती है कि भैया रामानुजाचार्य, शंकराचार्य या फिर वल्लभाचार्य या हरनिम्बकाचार्य या माधवाचार्य, इन लोगों ने कौन सा द्वैतवाद, अद्वैतवाद, विशिष्टाद्वैतवाद, ठीक है, इन ये जो विभिन्न प्रकार के वाद आपको कभी-कभी देखने को मिलते हैं, सुनने को मिलते हैं, अलवार नैनार संत सुनने को मिलते हैं, तो ये साचो मध्यकालीन भारत के इतिहास में किस प्रकार से सामाजिक एवं धार्मिक सुधार देखने को मिला, ये उसका प्रमाण है। ठीक है, अब हम आधुनिक भारत में जो सामाजिक एवं धार्मिक सुधार हुए हम उसकी बात करते हैं। ठीक है ना? हाँ जी, है ना? तो हम एक-एक करके लेकर चीजों को चलेंगे और सबसे पहले हम आपको बताने वाले हैं कि देखिए जो आधुनिक भारत में, है ना, जो आधुनिक भारत में मॉडर्न हिस्ट्री में जो सोशल रिलीजियस रिफॉर्म देखने को मिला है, सोशल रिलीजियस रिफॉर्म देखने को मिला है, ये वेस्टर्न कल्चर के आने से भी काफी हद तक मिला है। ठीक है, हाँ जी, तो सबसे पहले हम आपको ये बताने जा रहे हैं कि पाश्चात्य संस्कृति या पाश्चात्य सभ्यता, पाश्चात्य सभ्यता का मतलब समझते हैं? पाश्चात्य सभ्यता, ठीक है, तो जब हम कहते हैं पाश्चात्य सभ्यता तो इसको हम इंग्लिश में कह सकते हैं क्या? वेस्टर्न कल्चर। ठीक है ना? वेस्टर्न कल्चर। तो जब हम वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, वेस्टर्न कल्चर की बात करते हैं, तो हम ये इसलिए बता रहे हैं कि पाश्चात्य सभ्यता या वेस्टर्न कल्चर ने, ठीक है, सबसे पहले, है ना, सबसे पहले किसे प्रभावित किया? ने सर्वप्रथम किसे प्रभावित किया? सर्वप्रथम किसे प्रभावित किया? सर्वप्रथम किसे प्रभावित किया? सर्वप्रथम किसे प्रभावित किया? ठीक है भैया, सर्वप्रथम किसे प्रभावित किया? सर्वप्रथम किसे प्रभावित किया? ठीक है, तो पाश्चात्य सभ्यता ने सर्वप्रथम किसे प्रभावित किया? ठीक है ना? हाँ जी, तो भैया हम ये देखने जा रहे हैं कि जो वेस्टर्न कल्चर है इसने इंडिया में सबसे पहले किसे अट्रैक्ट किया? ठीक है ना? किसे अट्रैक्ट किया? तो जरा ध्यान दीजिएगा। तो हम जब पाश्चात्य सभ्यता इसकी बात करेंगे, क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, ये क्वेश्चन पूछा भी गया है, ठीक है, कि पाश्चात्य सभ्यता ने किसे सबसे पहले प्रभावित किया? तो ये देखिए, ठीक है, पाश्चात्य सभ्यता या वेस्टर्न कल्चर ने सबसे पहले किसे प्रभावित किया? तो इसका आंसर है शिक्षित, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग, शिक्षित हिंदू, ये क्वेश्चन पूछा गया है इसलिए बता रहा हूं, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ठीक है ना? तो पाश्चात्य सभ्यता या वेस्टर्न कल्चर ने सबसे पहले किसे प्रभावित किया? ठीक है, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। ठीक है ना? चलिए इसी प्रकार से आप देखिए शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग। अब ये शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग का मतलब सीधा सीधा क्या हो गया कि भैया आप कह सकते हैं एजुकेटेड मिडिल हिंदू क्लास। ठीक है, तो ये जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग था और जो शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग थे उसमें भी कौन कौन, अगर हम कहें कि भैया उसमें कौन कौन, ठीक है, तो इस पर भी जरा एक बार नजर डालिएगा कि इसमें कौन कौन। तो इसमें हम देख रहे होंगे जो दो तीन नाम, ठीक है, मतलब दो तीन चीजें, जैसे बुद्धिजीवी, ठीक है, जो बुद्धिजीवी वर्ग थे, ठीक है, बुद्धिजीवी मतलब स्कॉलर्स लोग, ठीक है, बुद्धिजीवी, उदार रजवाड़े, ठीक है, उदार रजवाड़े जो हुए, उदार रजवाड़े, ठीक है, हाँ मतलब राजे महाराजे, ठीक है, और क्या नगरीय उच्च जातियां, क्या भैया नगरीय उच्च जातियां, नगरीय उच्च जातियां, ठीक है, नगरीय उच्च जातियां, ठीक है, तो भैया शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को, ठीक है ना, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को सबसे पहले, वैसे पेपर में ये वाला नहीं आता है कि बुद्धिजीवी, उदार रजवाड़े, नगरीय उच्च जातियां, इन सब की जरूरत नहीं है, आप केवल इतना यहाँ पर याद रखिए कि पाश्चात्य सभ्यता या वेस्टर्न कल्चर ने सबसे पहले शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग को प्रभावित किया। ठीक है ना? चलिए आगे बढ़ते हैं। इसके बाद देखिए इसमें एक नाम आता है और वो नाम किसका है भैया? नाम ये भी ध्यान दीजिएगा, ये हिंदू शब्द लिखा है, शिक्षित हिंदू मध्यम वर्ग मतलब वही जो आप समझ रहे हैं। ठीक है, वही जो आप समझ रहे हैं, क्योंकि शुरू में तो हिंदू वर्ग ही प्रभावित हुआ, मुस्लिम वर्ग प्रभावित नहीं हुआ। ठीक है ना? हाँ जी, मुस्लिमों में जो शिक्षा का प्रसार या आधुनिक शिक्षा का प्रसार हुआ वो काफी देर से हुआ। ठीक है, चलिए तो हम बात कर लेते हैं जरा राजा राममोहन राय की। ठीक है ना? किसकी बात कर लेते हैं? राजा राममोहन राय की बात कर लेते हैं। तो राजा राममोहन राय की बात सबसे पहले क्यों करनी है? ठीक है ना? राजा राममोहन राय की बात किसलिए करनी है? क्योंकि राजा राममोहन राय भारत के पहले समाज सुधारक हुए। ठीक है ना? हाँ, तो मतलब आप कह सकते हैं कि फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर, फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर आप इन्हें कह सकते हैं, फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर आप इन्हें कह सकते हैं, फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर मतलब क्या भाई? प्रथम समाज सुधारक, प्रथम समाज सुधारक। तो पहले समाज सुधारक यही हुए, प्रथम समाज सुधारक इन्हें माना गया। ठीक है, और इसी वजह से इन्हें प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा गया, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा गया, प्रथम आधुनिक पुरुष भी कहा गया, प्रथम आधुनिक पुरुष। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट मॉडर्न मैन। ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न मैन, ठीक है, फर्स्ट मॉडर्न मैन कहा गया। और इसी प्रकार से इन्हें भाई भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया, भारतीय पुनर्जागरण, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया, भारतीय पुनर्जागरण का पिता। ठीक है, मतलब कह सकते हैं कि फादर ऑफ इंडियन रेनेसां, इंडियन फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ठीक है ना? ठीक है, फादर ऑफ इंडियन रेनेसेंस। ठीक है, तो भारतीय पुनर्जागरण का पिता। ठीक है, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहा गया ये। और क्या कहा गया? नव भारत का तारा। ठीक है, नव भारत का तारा, नव भारत का तारा भी नहीं कहा गया, नव भारत का तारा। ठीक है ना? हाँ, मतलब कह सकते हैं कि स्टार ऑफ न्यू इंडिया, स्टार ऑफ न्यू इंडिया, स्टार ऑफ न्यू इंडिया कहा गया, नव भारत का तारा कहा गया। और क्या कहा गया? इन्हें राजा की उपाधि भी दी गई। ठीक है, राजा की उपाधि दी गई। ठीक है, राजा की उपाधि इन्हें किसने दी थी? तो राजा की उपाधि दी गई थी इन्हें किसके द्वारा? ये उपाधि दी गई थी उस समय के मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा। तो मुगल सम्राट अकबर द्वितीय ने इन्हें राजा की उपाधि दी। ये क्वेश्चन कई बार पूछा जा चुका है कि राजा राममोहन राय को राजा की उपाधि किसके द्वारा दी गई थी? तो भैया मुगल सम्राट अकबर द्वितीय के द्वारा ये उपाधि दी गई थी। ठीक है ना? हाँ जी, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर भी कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर। ठीक है, हाँ जी, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर मतलब कह सकते हैं कि पैगंबर ऑफ, ठीक है, पैगंबर ऑफ, ठीक है, इंडियन, ठीक है, नेशनलिज्म। ठीक है, इंडियन नेशनलिज्म, तो भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर इन्हें कहा गया, भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर इन्हें कहा गया। ठीक है, बाकी यह है कि प्रभात तारा, नव भारत का तारा तो कहीं नहीं। देखिए प्रभात तारा आप कह सकते हैं या तो और क्या कह सकते हैं, नव भारत का तारा भी कह सकते हैं, प्रभात तारा। ठीक है, प्रभात तारा या नव भारत का तारा, प्रभात तारा या नव भारत का तारा। ठीक है, बाकी पहले समाज सुधारक है ही है ये। ठीक है, बाकी इसी प्रकार से आप देखेंगे तो इन्हें युगदूत भी कहा गया है। क्या कहा गया है? युगदूत। ठीक है, युगदूत। ठीक है, युगदूत भी इन्हें कहा गया है। क्या कहा गया है? इन्हें युगदूत भी कहा गया है।
ठीक है। तो इन्हें युगदूत भी कहा गया है। युगदूत किसके द्वारा कहा गया था इनको? तो आप देखेंगे इनको युगदूत कहा गया था किसके द्वारा? सुभाष चंद्र बोस के द्वारा। सुभाष चंद्र बोस, युगदूत को इंग्लिश में युगदूत ही कहेंगे। सुभाष चंद्र बोस ने कहा, ठीक है ना? किसने भैया? सुभाष चंद्र बोस ने कहा। तो सुभाष चंद्र बोस जी के द्वारा इन्हें युगदूत कहा गया। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक कहा जाता है, ठीक है। भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर या जनक कहते हैं, राजा कहते हैं, भारतीय पुनर्जागरण का पिता कहते हैं। ये सारी, अच्छा इतना परेशान होने की जरूरत नहीं होगी कि आप ये सब रट नहीं पाएंगे। आप लोग कैसे रटे इतना इतना ढेर सारा होगा नहीं, ये कोई ढेर नहीं हो रहा है, ये ठीक है, ठीक है, ये ठीक है भाई। आप समझिए कि जो व्यक्ति पहला है समाज सुधार करने के मामले में, ठीक है, भारत में जो, ठीक है, ऐसा नहीं कि इनके पहले किसी ने प्रयास नहीं किया होगा, ठीक है ना? हाँ जी भैया, अरे ऐसा नहीं है कि किसी ने इसके पहले प्रयास नहीं किया, लेकिन इनका वो प्रयास था जो सफल, क्योंकि सफल प्रयास याद किए जाते हैं, ठीक है। तो राजा राममोहन राय पहले समाज सुधारक हुए तो फर्स्ट सोशल रिफॉर्मर हुए, ठीक है, और इसी वजह से प्रथम आधुनिक पुरुष हो गए क्योंकि इन्होंने आधुनिकता को समझा, ठीक है। और भारतीय पुनर्जागरण के पिता मतलब इन्होंने पुनर्जागरण शुरू कराया, मतलब समाज सुधार शुरू कराया, और इसी वजह से नव भारत का तारा कहा गया भाई, स्टार ऑफ न्यू इंडिया, ठीक है, स्टार ऑफ न्यू इंडिया या फिर स्टार ऑफ मॉडर्न इंडिया, ठीक है ना? अच्छा, इधर राजा की उपाधि अकबर द्वितीय ने दी। अकबर द्वितीय कौन था? ये मुगल सम्राट था, ठीक है ना? मुगल एम्परर था या मुगल किंग था, ठीक है ना? तो बिल्कुल। और इधर भारतीय राष्ट्रवाद का पैगंबर, ठीक है, और युगदूत की उपाधि किसने दी? सुभाष चंद्र बोस ने, ठीक है ना? ये याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। राजा राममोहन राय की बातें हो रही है, किसकी बातें हो रही है? राजा राममोहन राय की बातें हो रही है। चलिए और आगे बढ़ते हैं। अब राजा राममोहन राय के बारे में और चीजों पर हम डिस्कस करें तो भैया राजा राममोहन राय से संबंधित आप और क्या जानते हैं, मतलब और क्या जानना चाहिए, ठीक है ना? तो जैसे राजा राममोहन राय का जन्म, ठीक है, राजा राममोहन राय का जो जन्म है, तो इनका जन्म कब और कहाँ हुआ? 1772 में इनका जन्म हुआ। कहाँ पर हुआ था? राधानगर, हुगली, बंगाल, ठीक है। कहाँ पर हुआ था इनका जन्म? राधानगर, हुगली, बंगाल, ठीक है। राधानगर, हुगली, ठीक है, राधानगर, हुगली, बंगाल में, ठीक है। राधानगर, हुगली, बंगाल में इनका जन्म हुआ, ठीक है। राधानगर, हुगली, बंगाल में इनका जन्म हुआ था, ठीक है। अच्छा, तो इनका जन्म स्थान भी हो गया। मृत्यु कहाँ पर हुई थी? दोनों ही साथ हो सकते हैं, तो जन्म और मृत्यु दोनों एक साथ लिख लिया जाए। तो मृत्यु भी इनकी हुई 1833 में, ठीक है। कहाँ पर हुई? ब्रिस्टल में। ब्रिस्टल कहाँ पर है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में। ब्रिस्टल कहाँ पर है? ब्रिस्टल, इंग्लैंड में, ठीक है। तो भैया 1833 में इनकी मृत्यु हुई, ठीक है। 1833 में इनकी मृत्यु हुई ब्रिस्टल, इंग्लैंड में, ठीक है भैया। और इसी प्रकार से आप देखिए कि इनकी जो समाधि, समाधि मतलब एक तरह से आप समझिए कि, है ना, जहाँ पर इनको दफन किया गया, तो इनकी जो समाधि है वो कहाँ पर है? जाहिर सी बात है वही ब्रिस्टल में ही है, ठीक है, ब्रिस्टल में ही है। तो इनकी समाधि ब्रिस्टल में ही है, इंग्लैंड में। इनकी समाधि ब्रिस्टल में ही है, इंग्लैंड में, ठीक है ना। और इनकी जो समाधि है, इनकी जो समाधि है पर हरकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हैं। हरकेली एक नाटक है, पर, ठीक है, पर हरकेली नाटक, पर हरकेली नाटक, ठीक है, हरकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हैं, की पंक्तियां लिखी हैं, ठीक है, कि हरकेली नाटक की पंक्तियां लिखी हैं, ठीक है। हाँ जी, मतलब कह सकते हैं कि लाइन्स ऑफ हरकेली, ठीक है, लाइन्स ऑफ हरकेली रिटन ऑन हिज टॉम, ठीक है। टॉम तो नहीं कह सकते, समाधि को क्या कहते हैं भैया? हाँ जी, तो होता क्या है कि ये भी जरूरी है आपके लिए, ठीक है। और रही बात समाधि की, तो आप समाधि को क्या कहेंगे? समाधि को आप कह सकते हैं भैया एक तरह से, समाधि को क्या कह सकते हैं? समाधि को आप टॉम भी कह सकते हैं, लेकिन टॉम का इस्तेमाल हिंदू धर्म के लोगों के लिए नहीं होता है, ठीक है ना। तो वो चीज है, टॉम जैसा ही होता है, ठीक है। हाँ जी, वैसे टॉम का मतलब वास्तव में मकबरा होता है, ठीक है ना। हरकेली एक नाटक है, हरकेली एक किताब है, ठीक है। हरकेली एक नाटक है, जैसे बहुत सारी किताबें आप पढ़ते हैं वैसे ही हरकेली भी है, ठीक है, वैसे ही हरकेली भी है। तो हरकेली नाटक है, और हरकेली नाटक को कभी लिखा गया था किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा, ठीक है ना। कभी किसके द्वारा लिखा गया था? तो ये जो हरकेली नाटक है इसे कभी लिखा गया था किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा। किसके द्वारा? विग्रहराज चतुर्थ। कौन था विग्रहराज चतुर्थ? ये चौहान वंश के शासक थे। पृथ्वीराज चौहान को तो आप जानते हैं, पृथ्वीराज चौहान के बारे में कभी आपने सुना होगा। तो पृथ्वीराज चौहान जिस वंश के थे, कौन से वंश के थे? चौहान वंश के थे। उसी चौहान वंश के एक शासक हुए विग्रहराज, उसी चौहान वंश के एक शासक हुए विग्रहराज चतुर्थ। उन्हीं के द्वारा हरकेली नाम का एक नाटक लिखा गया था, हरकेली नाम का नाटक लिखा गया था। और इसी हरकेली नाटक की कुछ पंक्तियां हैं जो राजा राममोहन राय की समाधि पर लिखी हुई है, ठीक है ना। चलिए ठीक, अच्छा आगे देखा जाए। अब इसके बाद राजा राममोहन राय से संबंधित और जो बातें आपको याद करनी चाहिए वो ये कि भाई प्रथम भारतीय जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे, प्रथम भारतीय जो, अब इंग्लैंड क्यों गए थे भाई? समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे। अब इनके इंग्लैंड जाने के पीछे एक बड़ी रोचक कहानी है, ठीक है। भारतीय जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे, इनके इंग्लैंड जाने के पीछे की एक रोचक कहानी ये है कि मुगल शासक, देखिए मुगल शासक क्या हुआ करते थे? अंग्रेजों के पेंशन भोगी। याद करिए, बक्सर के युद्ध के बाद, भाई बैटल ऑफ बक्सर के बाद, बक्सर के युद्ध के बाद, ठीक है ना। हाँ जी, बक्सर के युद्ध के बाद, हाँ बिल्कुल ग्रेव कह सकते हैं समाधि को। अच्छा भैया ठीक है, ठीक है, तो समाधि को ग्रेव कह सकते हैं, ठीक है। समाधि को क्या कह सकते हैं भैया? ग्रेव कह सकते हैं ना। हाँ जी, क्या ग्रेव, ठीक है। तो भैया ग्रेव या ग्रेवयार्ड, ठीक है, ग्रेव या ग्रेवयार्ड कह सकते हैं, ठीक है। तो भैया देखिए जो हम ये बता रहे थे कि जो मुगल शासक थे बक्सर के युद्ध के बाद अंग्रेजों के पेंशन भोगी बन गए, मतलब मुगल शासकों को अंग्रेजों की तरफ से पेंशन मिलने लगी। तो हुआ क्या कि जिस समय राजा राममोहन राय थे उस समय मुगल शासक हुआ करता था अकबर, अकबर द्वितीय, ठीक है, अकबर द्वितीय। तो अकबर द्वितीय मुगल शासक था, ठीक है। और जो पेंशन मिल रही थी अकबर द्वितीय को, मुगल शासक अकबर द्वितीय को लगा कि पेंशन कम मिल रही है, पेंशन बढ़वानी चाहिए, ठीक है ना। उसको लगा कि पेंशन कम मिल रही है, पेंशन बढ़वानी चाहिए। तो उसने भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उनसे बात करी कि भैया हमारी पेंशन बढ़ा दो, ठीक है, पेंशन बढ़ा दो। तो भारत में जो ब्रिटिश अधिकारी थे उन्होंने कहा कि महाराज हम थोड़ी बढ़वा सकते हैं, हमारे हाथ में है ही नहीं, आपकी पेंशन तो ब्रिटेन से आती है, ब्रिटेन सरकार देती है, तो हम कैसे बढ़ा सकते हैं? आप ब्रिटिश सरकार से बात करिए, ब्रिटिश सरकार से बात करिए मतलब ब्रिटेन के राजा से बात करिए, ठीक है, ब्रिटेन के राजा से बात करिए। अब मुगल शासक अकबर द्वितीय को लगा कि मैं खुद ब्रिटेन जाऊं, ठीक है, और कहूं कि मेरी पेंशन बढ़ा दो, तो ये तो बड़ी खराब बात है, बड़ी बेइज्जती वाली बात है। पहली बात। दूसरी बात ये कि मुझे अंग्रेजी आती नहीं है, जब मुझे अंग्रेजी आती ही नहीं है तो मैं कैसे जाऊंगा, मतलब जाऊंगा तो बात कैसे करूंगा? तो फिर मुगल शासक अकबर द्वितीय ने खोजबीन करनी शुरू करी कि कोई पढ़ा लिखा ऐसा समझदार व्यक्ति है जिसे इंग्लैंड भेजकर अपनी पेंशन बढ़वाई जा सकती है। तो भैया कौन पढ़ा लिखा मिला? राममोहन राय मिले। तो ये जो राममोहन राय थे इनको बुलाया गया और मुगल शासक अकबर द्वितीय ने कहा कि ऐसा है कि ऐसा ऐसा मामला है, ऐसा ऐसा मामला है और आपको इंग्लैंड जाना पड़ेगा वहां के राजा से बात करने के लिए, ठीक है ना। अजय भैया वहां के राजा से बात करने के लिए आपको जाना पड़ेगा, ठीक है। तो राममोहन राय ने कहा कि महाराज मैं कैसे जा सकता हूं, मैं तो एक आम व्यक्ति हूं, मैं तो एक आम आदमी हूं, मैं वहां जाऊंगा ब्रिटेन के राजा से मिलने, ब्रिटेन का राजा मुझसे क्यों मिलेगा, एक आम आदमी से क्यों मिलेगा राजा, ठीक है। तो भैया अकबर द्वितीय मुगल शासक तो था ही, उसने कहा ठीक है अगर ऐसी बात है कि वहां के राजा से तुम मिलने जाओगे तो तुम्हें नहीं मिलने देंगे, एक राजा ही मिल सकता है, तो आज से मैं तुम्हें राजा घोषित करता हूं, मेरे पास अधिकार तो है ही। तो बस मुगल शासक अकबर द्वितीय ने राजा घोषित कर दिया कि आज से तुम राजा जाओ, राजा राममोहन राय। बस भैया राजा राममोहन राय, ठीक है, चले गए मुगल शासक के खर्चे पर इंग्लैंड, गजब, ठीक है। तो भैया चले गए, तो गए भैया वहां, और पता नहीं पेंशन बढ़ी कि नहीं बढ़ी इसका तो मुझे नहीं पता, ठीक है। लेकिन ये कि राजा राममोहन राय बढ़ गए, अरे मतलब वहीं पर डेथ हो गई। पेंशन बढ़वाई कि नहीं बढ़वा पाए वो नहीं पता, लेकिन ये कि वहीं पर 1835 में ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी डेथ हो गई और वही ब्रिस्टल इंग्लैंड में इनकी समाधि भी बना दी, ठीक है। तो इस प्रकार से है ना प्रथम भारतीय जो समुद्री मार्ग से इंग्लैंड पहुंचे, ठीक है ना। हाँ तो मतलब कह सकते हैं कि फर्स्ट इंडियन टू रीच इंग्लैंड बाय सी रूट, ठीक है ना। हाँ फर्स्ट इंडियन टू रीच इंग्लैंड बाय सी रूट,
ठीक है ना, सी रूट, ठीक है। तो सी रूट से समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले पहले, ठीक है भैया। अच्छा, तो ये हो गई बात, ठीक है। और एक बात, अगली बात ये है कि भैया क्वेश्चन आता है राजा राम मोहन राय ने बौद्ध शिक्षा कहाँ से प्राप्त की, ठीक है। तो नेपाल से बौद्ध शिक्षा ग्रहण की, नेपाल से बौद्ध शिक्षा प्राप्त की, नेपाल से बौद्ध शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। नेपाल से बौद्ध शिक्षा प्राप्त की, ठीक है। नेपाल से बौद्ध शिक्षा प्राप्त की मतलब कह सकते हैं कि रिसीव, ठीक है, रिसीव बौद्ध एजुकेशन फ्रॉम नेपाल, ठीक है, रिसीव बौद्ध एजुकेशन फ्रॉम नेपाल, ठीक है। और पारसी शिक्षा कहाँ से ग्रहण की थी, पारसी शिक्षा, पारसी शिक्षा पटना से ग्रहण की, पारसी शिक्षा पटना से प्राप्त, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि रिसीव पर्शियन एजुकेशन, पर्शियन एजुकेशन, एजुकेशन फ्रॉम पटना, ये भी पूछा गया क्वेश्चन, ठीक है। अच्छा, आगे अब ये कई सारी भाषाओं का ज्ञान था, तो बहुभाषाविद थे, बहुभाषाविद, बहुभाषाविद मतलब कह सकते हैं आप कि मल्टी लिंग्विस्टिक, मल्टी लिंग्विस्टिक, ठीक है। क्या थे भैया, ये मल्टी लिंग्विस्टिक थे, ठीक है ना। इनके कोई गुरु नहीं थे, ठीक है, मल्टी लिंग्विस्टिक थे, ठीक है। हाँ जी, मल्टी लिंग्विस्टिक थे, बहुत सारी भाषाओं का ज्ञान था। अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, ठीक है, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक, ये भी ध्यान रखेंगे, ये पूछा गया क्वेश्चन है, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक मतलब कह सकते हैं सपोर्टर ऑफ, सपोर्टर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, सपोर्टर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, सपोर्टर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन, ठीक है, सपोर्टर ऑफ इंग्लिश एजुकेशन। और विलियम डिग्बी के दीवान थे, विलियम डिग्बी एक अंग्रेज अधिकारी था, उसी के दीवान थे, विलियम डिग्बी के दीवान थे, दीवान रहे, ठीक है ना, विलियम डिग्बी के दीवान रहे, ठीक है। तो एक अंग्रेज अधिकारी था, विलियम डिग्बी उसके दीवान रहे। 1772 में राधानगर हुगली में जन्म हुआ, ब्रिस्टल इंग्लैंड में मृत्यु हुई, वहीं पर समाधि है, और इनकी समाधि पर हरगिरी नाटक की पंक्तियां लिखी हुई हैं। समुद्री मार्ग से इंग्लैंड जाने वाले पहले व्यक्ति हैं, ठीक है। नेपाल से बौद्ध शिक्षा और पटना से पारसी शिक्षा ग्रहण की, अंग्रेजी शिक्षा के समर्थक थे, ये क्वेश्चन पूछा जाता है। बहुभाषाविद थे अर्थात बहुत सारी भाषाएं जानते थे, बहुत सारी भाषाएं जानते थे, ठीक है ना, बहुत सारी भाषाएं जानते थे, क्लियर बात है। अब और आगे बढ़िए, ठीक, ये पॉइंट्स आपने नोट कर लिए। अब इसके बाद हम ये देखेंगे कि भैया इनके द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं हैं, इनके द्वारा जो संपादित पत्रिकाएं हैं, तो देखिए भैया राजा राम मोहन राय द्वारा, ठीक है, संपादित पत्रिकाएं, संपादित पत्रिकाएं और बढ़िया सी ट्रिक के साथ संपादित पत्रिकाएं, पत्रिकाएं या समाचार पत्र, ठीक है। तो ये कह सकते हैं कि मैगजीन्स, मैगजीन्स, मैगजीन्स एडिटेड बाय राजा राम मोहन राय, एडिटेड बाय राजा राम मोहन राय, एडिटेड बाय राजा राम मोहन राय, ठीक। तो क्या भैया, तुल अखबार, मेरा तुल अखबार, ठीक। इस तरह से क्या हो जाएगा, नाम है हिंदी इंग्लिश सब में यही रहेगा, संवाद कौमुदी, संवाद कौमुदी, और बाहर से क्या हो जाएगा, ब्रह्म क्रॉनिकल, ब्रह्म क्रॉनिकल, ठीक है। ये नाम है तो हिंदी इंग्लिश सब में यही रहेगा। ये पर्शियन में था, पर्शियन लैंग्वेज में, ये बंगाली लैंग्वेज में था, ठीक है, बंगाली में था, और ये तो नाम से ही समझ में आ रहा है इंग्लिश में था, ठीक है। बाकी एक बात हमने पहले बता दी थी, वो ये कि भैया ये क्या हुआ करते थे, इनको क्या कहा गया था, भारतीय राष्ट्रीय प्रेस का जनक, 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 ये पहले बता दिया था, ठीक है। मतलब आप कह सकते हैं क्या, तो ये फादर ऑफ इंडियन नेशनल प्रेस, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल प्रेस, ठीक। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, फादर ऑफ इंडियन नेशनल प्रेस, ठीक है। ये हो गया। अब इसके बाद इनके द्वारा लिखी गई किताबों की शानदार सी एक ट्रिक बताते हैं कि कौन कौन सी बुक्स इन्होंने लिखी है, ठीक है। तो ये तो फिलहाल याद करना है, ये 3 पत्रिकाएं इनके द्वारा संपादित की गई, ठीक है। भारतीय राष्ट्रीय प्रेस के जनक है। अब देखिए, बुक्स रिटन बाय राजा राम मोहन राय, बुक्स रिटन बाय, बुक्स रिटन बाय राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई किताबें, ठीक है, राजा राम मोहन राय द्वारा लिखी गई किताबें, ठीक है। तो यहाँ पर ट्रिक क्या है, यहाँ पर बड़ी शानदार सी ट्रिक है, गीतों पर हिंदू राज, गीतों पर हिंदू राज, ठीक है, गीतों पर हिंदू राज, ठीक है, गीतों पर हिंदू राज। ये सिंपल सी ट्रिक है। इसमें गी से क्या हो जाएगा, गी से हो जाएगा गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, क्या हो जाएगा, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तो उसे हो जाएगा क्या, तोहफत, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, और यहाँ पर हो जाएगा क्या, तोहफत उल मुहिद्दीन, तोहफत उल मुहिद्दीन, तोहफत उल मुहिद्दीन। पर से हो जाएगा क्या, प्रेसेप्ट ऑफ जीसस, प्रेसेप्ट ऑफ जीसस। ये हिंदी इंग्लिश सब यही है, ठीक है, हिंदी में भी ये लिखेंगे, इंग्लिश में भी, प्रेसेप्ट ऑफ जीसस। हिंदू से हिंदू उत्तराधिकार नियम, हिंदू उत्तराधिकार नियम, हिंदू उत्तराधिकार नियम मतलब स्पष्ट है कि हिंदू के उत्तराधिकार के बारे में यहाँ पर बात हुई। और ये जो राजा लिखा है, तो राजा से क्या हो जाएगा, राज से क्या हो जाएगा, राजा राम मोहन राय, ठीक है। अब जैसे गिफ्ट टू मोनोथिस्ट है, इसका मतलब क्या होता है, एकेश्वरवाद को उपहार, एकेश्वरवादियों को उपहार, इसको हम हिंदी में क्या कह सकते हैं, एकेश्वरवादियों को उपहार, ठीक है, एकेश्वरवादियों को उपहार। जैसे पेपर में आपसे ऐसे क्वेश्चन तो पूछे ही जाते हैं कि भैया निम्नलिखित में से कौन सी किताब राजा राम मोहन राय ने लिखी या नहीं लिखी। तो ऐसे क्वेश्चन तो आते हैं कि इसमें से कौन सी किताब राजा राम मोहन राय ने लिखी या नहीं लिखी, ऐसे तो आते हैं। साथ में ऐसा भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि जैसे पूछ लिया कि निम्नलिखित में से कौन सी किताब राजा राम मोहन राय द्वारा एकेश्वरवाद पर लिखी गई थी। तो राजा राम मोहन राय के द्वारा एकेश्वरवाद पर, एकेश्वरवाद मतलब सबका ईश्वर एक है, तो एकेश्वरवाद पर जो किताब लिखी उसका नाम था गिफ्ट टू मोनोथिस्ट, ठीक है, गिफ्ट टू मोनोथिस्ट। तोहफत उल मुहिद्दीन, इसमें क्या हुआ, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, ठीक है, इसमें मूर्ति पूजा का विरोध किया गया, ठीक है ना। मतलब कह सकते हैं कि अगेंस्ट आइडल वर्शिप, ठीक है। तो आइडल वर्शिप का इसमें क्या किया गया, विरोध किया गया, ठीक है, उसके अगेंस्ट बातें लिखी गई, ठीक है ना। तो तोहफत उल मुहिद्दीन मूर्ति पूजा के विरोध में था। प्रेसेप्ट ऑफ जीसस में क्या था, ईसाई धर्म की बुराइयों की, ईसाई धर्म की बुराइयों की आलोचना, मतलब ईसाई धर्म में बुराइयां थी, ठीक है ना, ईसाई धर्म की बुराइयों की आलोचना, मतलब ईसाई धर्म में ऐसी जो कुरीतियां थी, मतलब ऐसे ट्रेडिशंस, ऐसे रिचुअल्स जो कि सही नहीं थे। तो क्रिश्चियन रिलीजन में ईसाई धर्म में जो ऐसे ट्रेडिशन या फिर रिचुअल्स थे जो कि अगेंस्ट ह्यूमैनिटी थे या फिर सही नहीं थे, कुरीतियां थी, उनकी आलोचना प्रेसेप्ट ऑफ जीसस में की गई। और हिंदू उत्तराधिकार नियम तो नाम से ही स्पष्ट है, उसमें हिंदू उत्तराधिकार पर बात की गई कि हाँ क्या कुछ चीजें कैसी हैं, ठीक है ना। तो इसमें कोई दिक्कत की बात नहीं, ठीक है ना।
बांग्ला व्याकरण का संकलन किया, बांग्ला ग्रामर, ठीक है, मतलब कह सकते हैं बांग्ला व्याकरण का संकलन, बांग्ला व्याकरण, ठीक है, बांग्ला व्याकरण का संकलन, बांग्ला व्याकरण का संकलन, बांग्ला व्याकरण का संकलन, मतलब कलेक्शन ऑफ बांग्ला, कलेक्शन ऑफ बांग्ला ग्रामर, ठीक है, बांग्ला व्याकरण का संकलन। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद, ठीक है, और क्या किया, उपनिषदों का फारसी अनुवाद, उपनिषदों का वैसे उपनिषदों का, हाँ, उपनिषदों का फारसी अनुवाद दारा शिकोह के समय में भी हुआ था, लेकिन इन्होंने भी किया था उपनिषदों का फारसी अनुवाद, ठीक है ना, मतलब कह सकते हैं कि ट्रांसलेशन ऑफ उपनिषद। तो ये भी याद करने की जरूरत है भाई। चलिए अब और आगे बढ़े, ये हो गया बुक्स रिटन बाय राजा राम मोहन राय। आगे अब आइए जरा ये देख लेते हैं कि इनके द्वारा जो स्थापित संस्थाएं रही, ठीक है, इनके द्वारा स्थापित संस्थाएं, ठीक है, मतलब राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाएं, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाएं, द्वारा स्थापित संस्थाएं, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित संस्थाएं, ठीक है। तो वैदिक काल में हिंदुओं की ब्रह्म आत्मा राजा थी, एक सिंपल सी ट्रिक है। वैदिक काल में हिंदुओं की ब्रह्म आत्मा राजा थी, ठीक है, वैदिक काल में हिंदुओं की ब्रह्म आत्मा राजा थी, ये सिंपल सी ट्रिक हो जाएगी। तो इसी ट्रिक से काम हो जाएगा। वैदिक काल में हिंदुओं की ब्रह्म आत्मा राजा थी, तो वैदिक से क्या हो जाएगा, वैदिक से हो जाएगा वेदांत कॉलेज और वैदिक सोसाइटी, वैदिक सोसाइटी नाम की एक संस्था, वैदिक सोसाइटी, ठीक है, 1816 में, और इसी से हो जाएगा वेदांत कॉलेज 1825 में, है ना, वेदांत कॉलेज 1825 में, ठीक है ना। काल से क्या हो जाएगा, कलकत्ता यूनिटेरियन, ठीक, कलकत्ता यूनिटेरियन 1821 में, ठीक। हिंदू से हिंदू कॉलेज को ही प्रेसिडेंसी कॉलेज भी कहा गया था, हिंदू या प्रेसिडेंसी कॉलेज 1817 में। ब्रह्म से ब्रह्म समाज 1828 में। आत्मा से आत्मीय सभा 1814-15 में। और बाकी रही बात राजा, तो राजा से राजा राम मोहन राय, ठीक। तो देखिए कितनी सिंपल सी ट्रिक है और कितनी आसान, बहुत आसान ट्रिक है। वैदिक काल में हिंदुओं की ब्रह्म आत्मा राजा थी। क्या ट्रिक याद करना है, भैया, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे कि एकदम आराम से सिंपल से बताया गया है कि वैदिक काल में हिंदुओं की ब्रह्म आत्मा राजा थी, आप समझिए, और ट्रिक आराम से याद हो जाएगी। वैदिक काल में वाकई में हिंदुओं की जो ब्रह्म आत्मा थी, वो अच्छी थी, राजा थी, याद करने के लिए, ठीक है ना। चलिए ठीक, तो भैया वैदिक काल में हिंदुओं की ब्रह्म आत्मा राजा थी, ये सिंपल ट्रिक है। वैदिक से हो गया वैदिक सोसाइटी और वेदांत कॉलेज, तो वैदिक सोसाइटी वेदांत कॉलेज, ठीक है। काल से कलकत्ता यूनिटेरियन, हिंदुओं से हिंदू कॉलेज, ब्रह्म से ब्रह्म समाज और आत्मा से आत्मीय समाज। अब देखिए इसमें से जो डेट याद करनी है, तो वैसे याद करने को आप सब याद कर लीजिए, लेकिन पेपर में जो पूछा जाता है वो ये तीनों ही पूछे जाते हैं, ठीक है, कि आत्मीय सभा की स्थापना की डेट, ब्रह्म समाज की और हिंदू कॉलेज की, इन्हीं तीन की डेट पूछी जाती है, ठीक है, इन्हीं तीन की डेट पूछी जाती है। अब जरा ये भी ध्यान दीजिए कि आत्मीय सभा से यह भी क्वेश्चन पूछा जाता है कि राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली संस्था कौन सी थी। राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित पहली संस्था, तो याद रखें, पहले आत्मा फिर परमात्मा, ठीक है। हाँ जी, तो जो आत्मीय सभा सबसे लास्ट में लिखी है वो पहली संस्था थी, राजा राम मोहन राय द्वारा स्थापित, ठीक है ना। हाँ जी भैया, वैदिक सोसाइटी, वेदांत कॉलेज, ये सारे जो नाम है इंग्लिश में भी सेम यही कहेंगे, तो हम सेम यही लिख दें, वैदिक सोसाइटी, वेदांत कॉलेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, वही इंग्लिश में लिख लो, ऐसा थोड़ा इंग्लिश में कोई चेंज हो जाएगा, तो इंग्लिश में भी ये सेम रहेगा। तो दीज आर द इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय, ठीक है ना, दीज आर द इंस्टीट्यूशंस एस्टैब्लिश्ड बाय राजा राम मोहन राय। फर्स्ट वन इज वैदिक सोसाइटी, सेकंड मतलब फर्स्ट वन इसका यहाँ पर जो मेंशन है उसके हिसाब से वैदिक सोसाइटी, वेदांत कॉलेज, कलकत्ता यूनिवर्सिटी, हिंदू कॉलेज, ब्रह्म समाज और आत्मीय सभा, ठीक है भैया। तो एज इट इज लिखना है, ठीक है, हो भाई। अच्छा, अब इसके बाद आपको क्या करना है, इसके बाद आपको ये करना है कि आपको ये जानना है कि भैया ये जो ब्रह्म समाज आप यहाँ पर देख रहे हैं, ये जो ब्रह्म समाज आप यहाँ पर देख रहे हैं, बस यही जानना है, ठीक है ना, यही आपको जानना है। अच्छा हमने इंग्लिश में लिखी, तुम बंगाली लिखोगे, बहुत मजा मचो। चल तो फिलहाल तो ये चीज है भैया। अब इसमें से है ना एक संस्था है जिसका नाम है क्या, एक संस्था वैसा इसका नाम है ब्रह्म समाज। इसके बारे में देखिए, ब्रह्म समाज, ठीक है, क्या ब्रह्म समाज, ब्रह्म समाज मतलब ब्रह्म सोसाइटी, ठीक है, ब्रह्म समाज मींस ब्रह्म सोसाइटी, ठीक है, ब्रह्म समाज मींस ब्रह्म सोसाइटी। तो ये जो ब्रह्म समाज या ब्रह्म सोसाइटी है, ब्रह्म समाज या ब्रह्म सोसाइटी है, इसको देखेंगे, ठीक है, ब्रह्म समाज या ब्रह्म सोसाइटी, ठीक है, गुजराती नहीं जानते, ऐसे बस थोड़ा मजा में ले लिया, थोड़ा है ना गुजराती को भी। ब्रह्म समाज, ठीक है, अब देखो एक एक करके समझते चलना है, थोड़ा सा छोटा छोटा लिखना पड़ेगा, तो कितना स्पेस होगा, चलो देखते हैं, थोड़ा सा इसको छोटा करते हैं ना। ब्रह्म समाज, ठीक है, ब्रह्म समाज, तो ब्रह्म समाज या ब्रह्म सोसाइटी कह सकते हैं आप इसे। और ये बात है 1828 की, ये बात है कब की, 1828 की। और ये किसके द्वारा स्थापित किया गया, तो ब्रह्म समाज जो स्थापित किया गया वो स्थापित किया गया राजा राम मोहन राय के द्वारा। किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय के द्वारा, ठीक है, राजा राम मोहन राय, राजा राम मोहन राय ने इसको स्थापित किया 1828 में। फिर क्या हुआ, ठीक है ना, अच्छा खूब भालो, ठीक है, खूब भाले भाई, खूब भाले। अब इसका जो राजा राम मोहन राय का ब्रह्म समाज है, इसका पर्पस, मेन पर्पस क्या था, इसको स्थापित करने का जो मेन या मेजर पर्पस था वो क्या था, मेन जो पर्पस था वो क्या था, मतलब मुख्य उद्देश्य कह लीजिए, मुख्य उद्देश्य क्या था, जिसका मुख्य उद्देश्य था एकेश्वरवाद का प्रचार, एकेश्वरवाद का प्रचार, ठीक है, एकेश्वरवाद का प्रचार, ठीक है। हाँ मतलब कह सकते हैं कि एकेश्वरवाद का प्रचार का मतलब एक लाइन में आप कह सकते हैं, एकेश्वरवाद का मतलब क्या, मोनोथिज्म, ठीक है, मतलब मोनोथिज्म, टू प्रमोट मोनोथिज्म, ठीक है ना, टू प्रमोट मोनोथिज्म, टू प्रमोट मोनोथिज्म, ठीक है, तो
मोनोथिज्म को प्रमोट करने के उद्देश्य से, ठीक है ना। हाँ। और बाकी हिंदू धर्म में व्याप्त बुराइयों एवं कुरीतियों को दूर करना, ठीक है ना। तो भैया क्या है इसमें एकेश्वरवाद का प्रचार, टू प्रमोट मोनोथिज्म, मतलब ये है कि ब्रह्म समाज के द्वारा एकेश्वरवाद का मुख्य रूप से प्रचार किया गया और साथ में हिंदू धर्म में व्याप्त जो बुराइयां हैं, जो कुरीतियां हैं, उनको दूर करने का प्रयास किया, ठीक है ना। हाँ, अच्छा, बिल्कुल सफल प्रयास याद किया जाता है। देखिए तो ब्रह्म समाज, अब ब्रह्म समाज में क्या है भाई, हम सब जानते हैं कि इसमें जो लीडर है, ठीक है, जैसे राजा राम मोहन राय की डेथ हो गई तो इसको लीड करने कौन आया आगे, ठीक है, तो इसको जो लीडर रहे, इसको लीड करने के लिए जो आगे आए, इसमें एक नाम है रामचंद्र विद्यावागी इसका, ठीक है, किसका नाम है तो बता रहे हैं, बताते हैं, रामचंद्र। राजा राम मोहन राय की जब डेथ हो गई तो उसके बाद रामचंद्र विद्यावागी ने इसको लीड किया, रामचंद्र विद्यावागी ने लीड किया, और इसके बाद फिर इसको किसने लीड किया, फिर इसको लीड किया भैया किसने, फिर इसको लीड किया देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर, देवेंद्रनाथ टैगोर ने फिर इसको लीड किया, ठीक है, देवेंद्रनाथ टैगोर ने फिर इसको लीड किया, तो ये भी दिमाग रखें कि फिर इसको किसने लीड किया, देवेंद्रनाथ टैगोर। अच्छा, फिर क्या हो गया, फिर आप देखेंगे प्रथम विभाजन, फिर इसमें हुआ विभाजन, पार्टीशन, प्रथम विभाजन मतलब पार्टीशन, तो इसमें जो पहला विभाजन हुआ पार्टीशन, ठीक है, ये कब हुआ, ठीक है, और क्यों हुआ, तो पहला जो विभाजन हुआ 1866, ब्रह्म समाज में जो पहला विभाजन हुआ, ब्रह्म समाज में जो पहला विभाजन हुआ तो ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बट गया, ठीक है, ब्रह्म समाज दो हिस्सों में बट गया, ठीक है, और इसके पीछे कारण ये था, इसके पीछे जो कारण बताया जाता है, इसके पीछे कारण ये था कि देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को, देवेंद्रनाथ टैगोर ने केशव चंद्र सेन को ब्रह्म समाज का हेड बनाया, और उन्होंने क्या किया, ब्रह्म समाज के अंतर्गत हिंदू धर्म को छोड़कर ईसाई धर्म को बढ़ावा देने लगे, ठीक है ना। तो देवेंद्रनाथ टैगोर को लगा कि केशव चंद्र सेन, देवेंद्रनाथ टैगोर मेन ट्रस्टी थे, देवेंद्रनाथ टैगोर ब्रह्म समाज के मेन ट्रस्टी थे, तो मेन ट्रस्टी की हैसियत से ब्रह्म समाज का हेड उन्होंने केशव चंद्र सेन को बनाया, तो जब केशव चंद्र सेन ने ईसाई धर्म से संबंधित कुछ चीजें गतिविधियां करवाने लगी इसके अंतर्गत, तो देवेंद्रनाथ टैगोर ने उनको, ठीक है, मतलब फटकार लगाई, और उसके बाद क्या हुआ कि भैया ब्रह्म समाज दो भागों में बट गया, एक बना आदि ब्रह्म समाज, एक को कहा गया आदि ब्रह्म समाज, ठीक है, एक को क्या कहा गया आदि ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक है, आदि ब्रह्म समाज कहा गया, और दूसरे को क्या कहा गया, दूसरे को कहा गया भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज, ठीक है, भारतीय ब्रह्म समाज कहा गया, ठीक है। अब इसमें ये हुआ कि भैया केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में यह अलग हुआ, किसके नेतृत्व में यह अलग हुआ, तो भैया केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में अलग हुआ, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में यह अलग हुआ, ठीक है, और ये अलग हुआ कैसे, ये अलग हुआ साथियों, ये रहा किसके नेतृत्व में, तो भैया देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, देवेंद्रनाथ टैगोर के नेतृत्व में, ठीक है, और इस प्रकार से ये जो है दो हिस्से हो गए इसके, ठीक है, दो हिस्से हो गए इसके, ठीक है, दो हिस्से हो गए इसके। अब चीजें आगे चलती रही, फिर क्या हुआ, फिर दूसरा विभाजन हुआ, फिर क्या हुआ, फिर यहाँ पर आप देखेंगे दूसरा विभाजन, सेकंड पार्टीशन, तो जो दूसरा विभाजन हुआ, ये क्यों हुआ था, दूसरा विभाजन इसलिए हुआ था, दूसरा विभाजन इसलिए हुआ कि भाई इस संस्था का उद्देश्य क्या था, दूसरा विभाजन क्यों हुआ, इसलिए क्योंकि इस संस्था का उद्देश्य था समाज सुधार करना, लेकिन केशव चंद्र सेन ने क्या किया, केशव चंद्र सेन ने अपनी मात्र 13 साल की बिटिया का विवाह कर दिया, समझ रहे, इस संस्था का उद्देश्य था समाज सुधार करना, और केशव चंद्र सेन ने अपनी मात्र 13 साल की बेटी का विवाह कर दिया, तो बस इसी वजह से ये विभाजन हुआ। तो जो दूसरा विभाजन हुआ, इसमें क्या हुआ, दूसरा विभाजन हुआ उसमें भारतीय ब्रह्म समाज तो रहा, भारतीय ब्रह्म समाज तो रहा जैसा का तैसा, भारतीय ब्रह्म समाज तो रहा, ठीक है ना, लेकिन जो नया बन गया उसे क्या कहा गया, नवीन या साधारण ब्रह्म समाज, नवीन या साधारण, नवीन या साधारण ब्रह्म समाज, नवीन या साधारण ब्रह्म समाज, ठीक है, नवीन या साधारण ब्रह्म समाज। तो ये भैया किसके नेतृत्व में कंटिन्यू रहा, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ये कंटिन्यू रहा, ठीक है, केशव चंद्र सेन के नेतृत्व में ये कंटिन्यू रहा, और ये नया बन गया किसके किसके नेतृत्व में, आनंद मोहन बोस, आनंद मोहन बोस और शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री, शिवनाथ शास्त्री, ठीक है, द्वारकानाथ गांगुली, कई सारे लोग थे, ठीक है, ठीक है, ये हुआ, ठीक है, यहाँ तक का मामला क्लियर हुआ, ठीक है, तो ये चीज आपको ध्यान देने की जरूरत है, ठीक है, मैं भैया कोई दिक्कत नहीं है कपिल बाबू, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये आपका ब्रह्म समाज से संबंधित जो पूरा मामला है ये हो गया, ठीक है। तो ब्रह्म समाज से संबंधित क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब होने की जरूरत है, ठीक है, मैं भैया कोई दिक्कत नहीं है कपिल बाबू, ठीक है। तो इस प्रकार से साथियों अभी आप अपनी स्क्रीन पर जो देख रहे हैं ये आपका ब्रह्म समाज से संबंधित जो पूरा मामला है ये हो गया, ठीक है। तो ब्रह्म समाज से संबंधित क्वेश्चन आता है कि ब्रह्म समाज की स्थापना कब और किसने की, ब्रह्म समाज का राजा राम मोहन राय के बाद नेतृत्व किसने किया, रामचंद्र विद्यावागी, ठीक है। फिर ब्रह्म समाज में पहला विभाजन, ठीक है, ब्रह्म समाज में दूसरा विभाजन, या तो कहेगा है ना भारतीय ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे या कब स्थापना हुई, या साधारण ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे और कब स्थापना हुई, ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा जा सकता है, ठीक। तो एज इट इज आपको याद करना है, रिवीजन खुद करना पड़ेगा अमित बाबू, हम नहीं कराएंगे, ठीक है, हाँ रिवीजन खुद करना पड़ेगा, रिवीजन भी हम कराएंगे, बहुत सही, रिवीजन भी हम कराएंगे, यूट्यूब पर कराते तो 4 बजे आया करो, ठीक है भैया। चलिए तो आई होप कि बहुत सारी चीजें आपने मजेदार पढ़ी है, बड़ा प्यारा सा टॉपिक है सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन, ठीक है, यहाँ से हमने शुरू किया, राजा राम मोहन राय के बारे में आपको बताया, ठीक है, और बताते चले गए बढ़िया बढ़िया ट्रिक्स वगैरह के साथ यहाँ पर आकर खत्म होता है। चलिए इजाजत दीजिए, धन्यवाद, है ना, मिलते हैं फिर है ना 4 बजे की क्लास में, थैंक यू वेरी मच।